2891 अमर आत्मा। एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे रेत के टीलों के नीचे से उभरी और उन्हें मिटाती चली गई। जैसे जैसे सफेद रेत की नदियां उसकी उठती हुई आकृति से नीचे बहती गईं, उसका आकार और रूप धीरे धीरे प्रकट होता गया। जिस प्राणी ने अपनी उपस्थिति मात्र से ही संसार की मूल धाराओं को बदल दिया था, वह मनुष्य के समान दिखता था, कम से कम एक कंकाल के समान। वह रेगिस्तान में एक भयानक स्मारक की तरह खड़ा था, उसके प्राचीन कंकालों को लहराते हुए हाथीदांत रंग के फटे पुराने वस्त्र ने ढक रखा था। जो कंकाल दिखाई दे रहे थे, वे अन्य अमर प्राणियों की हड्डियों की तरह काले थे, लेकिन उनसे भिन्न भी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें शुद्ध सोने की पट्टियां जड़ी हुई थीं, जो उनकी गाल की हड्डियों, खाली आंखों के गड्ढों को घेरे हुए थी और उनकी खोपड़ी के ऊपर एक मुकुट की तरह उठी हुई थी। उसके हाथ में एक सफेद छड़ी थी, संभवतः किसी पवित्र वृक्ष के तने से तराशी गई हो, या शायद किसी विशालकाय सर्प की रीढ़ की हड्डी से बनी हो। छड़ी के शीर्ष पर सोने में जड़ा एक साफ क्रिस्टल शुद्ध सफेद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। जैसे ही उस विशाल कंकाल की भारी निगाह सन्नी और शैडो लीजन पर पड़ी, सन्नी को ऐसा लगा मानो किसी ने उसे जमीन में धंसा दिया हो। बुरी तरह से घायल कुछ परछाइयां उस निगाह के भार मात्र से ही ढेर हो गईं। धिक्कार है। सन्नी ने अमर आत्मा को घूर कर देखा, और उस पतित देवता की उपस्थिति की दमनकारी शक्ति से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। अजारेक्स भी उस विशाल कंकाल को घूर रहा था, उसका जबड़ा सख्ती से कसा हुआ था। कुछ देर बाद उसने उसे खोला और कहा, ये वही है, द वांडरिंग आर्कॉन। सनी ने आखिरकार खुद को संभाला। उसकी शक्तियां क्या है? वह किस अवधारणा पर नियंत्रण रखता है? अजारेक्स चुप रहा। मुझे जवाब दो, धिक्कार है। अंततः उस प्राचीन अत्याचारी ने सनी के अवतारों में से एक की ओर मुड़कर देखा। आश्चर्यजनक रूप से ऐसा लग रहा था मानो उसका सामान्य आत्मविश्वास गायब हो गया हो। उन्होंने एक उदासीन स्वर में बात की, मुझे याद नहीं है। मुझे याद क्यों नहीं है? फिर अचानक उसकी खाली आंखों में गुस्सा भर गया। उसके पास कौन सी शक्तियां हैं, इससे किसे फर्क पड़ता है? वह तो एक आत्मा है, शैडो। भले ही उसने अपना स्वरूप खो दिया हो, उसकी इच्छा शक्ति ही उसके लिए काफी है। सनी ने दर्द से कराहते हुए युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया। ये सच है। वांडरिंग आर्कॉन के आगमन के साथ ही युद्ध क्षेत्र का नाजुक संतुलन टूट गया। उसकी असीम इच्छाशक्ति एक मार्गदर्शक शक्ति की तरह थी जिसने अमर प्राणियों की सामूहिक इच्छाशक्ति को वश में कर लिया, जानबूझकर नहीं, बल्कि अपनी अत्यधिक शक्ति के कारण। यह एक ही उद्देश्य का स्रोत था जिसने उनके घातक दृढ़ संकल्प की उथल पुथल भरी विशालता को आकार दिया। परिणाम स्वरूप सन्नी और नेफिस ने अमर सेना का सामना करने के लिए जिन कमजोरियों का सहारा लिया था, वे अब खत्म हो चुकी थी। उनकी इच्छाशक्ति अब शत्रु की इच्छाशक्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती थी, और इसलिए दुनिया उनके विरुद्ध झुकने और मुड़ने लगी थी। अमर योद्धा अधिक शक्तिशाली, तेज और अधिक सहनशील होते गए। वहीं शैडो लीजन के मौन योद्धा और अजारेक्स का अनुसरण करने वाले मरे हुए योद्धा धीमे और कमजोर होते चले गए। उनके हथियार अक्सर चूकने लगे, उनके पैरों के नीचे की रेत खिसकने लगी और उन पर बरसने वाले वार पहले से कहीं अधिक आसानी से निशाने पर लगने लगे। सनी के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें उस पवित्र कंकाल से निपटना पड़ा, लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल। सनी शापित प्राणियों से सावधान था, लेकिन वांडरिंग आर्कॉन से उसे खास डर नहीं था। इसकी वजह यह थी कि शापित श्रेणी के नाइटमेयर क्रिएचर्स, स्वप्न लोक के अंधकार में देवता, अपनी अप्राकृतिक शक्तियों के कारण इतने खतरनाक थे। अमर प्राणियों की अपनी शक्तियों पर पकड़ बहुत कमजोर थी, इसलिए पवित्र श्रेणी का अमर योद्धा उतना डरावना नहीं था। उसके पास केवल अदम्य शक्ति और उसकी इच्छाशक्ति की भयावह विशालता थी। हालांकि सन्नी और नेफिस दोनों सर्वोच्च टाइटन थे, और अजारेक्स भी उनका सहयोगी था। तीनों मिलकर एक या दो शापित प्राणियों को मार गिराने के लिए पर्याप्त थे, विशेषकर यदि वे शापित प्राणी मात्र जानवर हो। हालांकि अमर को मारा नहीं जा सकता था, और यही समस्या थी। वे वांडरिंग आर्कॉन को मार नहीं सके, इसलिए उन्हें उसे हड्डी हड्डी करके अलग करना पड़ा। और किसी पवित्र प्राणी को पूरी तरह नष्ट करना, उसे मात्र मारने से कहीं अधिक कठिन था। अमर आत्मा की विशालकाय आकृति को देखते हुए सन्नी ने एक अस्थायी भविष्यवाणी की कि यदि वे तीनों, नेफिस, अजारेक्स और स्वयं, एकजुट होकर युद्ध में अपनी पूरी शक्ति झोंक दें, तो वे उस भयानक प्राणी को नष्ट करने में सक्षम होंगे, इससे पहले कि वह उन्हें नष्ट कर दे। लेकिन समस्या ये थी कि वांडरिंग आर्कॉन अकेला नहीं था। उनके चारों ओर अमर योद्धाओं की एक विशाल सेना मौजूद थी, और ये भयानक मरे हुए जीव तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक आक्रमणकारी सेना के योद्धा उनके देवता पर हमला नहीं कर देते।
यदि वे तीनों एरियल के नरक के पवित्र कैदी से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करते, तो अमर लोग उनकी सेना को शीघ्र ही पराजित कर देते और पीछे से उन पर हमला कर देते, जिससे पहले से ही घातक संघर्ष में जीत हासिल करना असंभव हो जाता। तो इसका मतलब ये था, वांडरिंग आर्कॉन को नष्ट करने के बजाय किसी को भोर होने तक उसे रोकना होगा। मैं उससे मुकाबला करूंगा, शैडो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अजारेक्स ने अपना पहले वाला अदम्य आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया था और अब वह अमर आत्मा को एक गहरी आशंका के साथ देख रहा था। सच तो यह है कि इस शक्तिशाली शत्रु के प्रकट होने से शायद वह कभी विचलित नहीं हुआ था, बल्कि जिस बात ने उस अमर तानाशाह का आत्मविश्वास भंग किया था, वह ये थी कि उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वांडरिंग आर्कॉन कौन था। शायद यही पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। हजारों वर्षों तक पेड़ पर कीलों से जड़े रहने से हुए नुकसान के अलावा इसमें कुछ और भी खराबी थी। सनी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अजारेक्स बेहद शक्तिशाली था, बहुमूल्य शक्ति, जो अनगिनत वर्षों के रक्तपात के कारण उसकी इस शक्ति में समाहित थी। हालांकि उसकी यह शक्ति ऐसे शत्रु के विरुद्ध व्यर्थ थी जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता था और जिसे केवल कुछ समय के लिए ही नियंत्रित किया जा सकता था। उसका स्वरूप किसी लड़ाकू का नहीं, बल्कि एक विजयी योद्धा का था। इसके अलावा अगर सन्नी खुद से ईमानदार होता, तो उसे यह मानना पड़ता कि अजारेक्स के उस लड़ाई को जीतने की असंभव संभावना से वह चिंतित था। अगर वह जीत भी जाता, तो संभवतः उसका कोई पवित्र जागीरदार उसके पीछे पीछे चलता। और सन्नी ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहता था, चाहे ये कितना भी लुभावना क्यों न हो। तब केवल वह और नेफिस ही बचे थे। धूप वाला, वह पहले से ही उनके पास पहुंच चुकी थी, युद्ध संरचना के पीछे से आगे बढ़ते हुए। सनी उसकी ओर मुड़ी और एक क्षण के लिए दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। हालांकि वह छोटा सा क्षण उनके लिए बिना एक शब्द कहे ही मन बातचीत करने के लिए काफी था। नेफिस वांडरिंग आर्कॉन का सामना करने के लिए तैयार थी। वह उत्सुक भी थी, दुनिया को और शायद खुद को भी ये साबित करना चाहती थी कि वह अब भी अमरज्वाला वंश की नेफिस है। वह चेंजिंग स्टार है, चाहे उसके पास लॉन्गिंग डोमेन हो या न हो। हालांकि सनी को यह भी नहीं लगता था कि वह इस विशेष मुकदमे के लिए सही विकल्प है। दोनों ही अमर आत्मा और आमतौर पर अमर प्राणियों के सामने बुरी तरह से कमजोर साबित हुई। नेफ की शक्तियां ज्वालाओं को नियंत्रित करने और अपने शत्रुओं पर विनाश लाने में निहित थी, लेकिन ये अमर योद्धा आसानी से जलते नहीं थे। इसलिए उन्हें नष्ट करने में उसे सामान्य से कहीं अधिक प्रयास करना पड़ा। नेफिस में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता थी, जिसका मतलब यह था कि उन तीनों में से वह सबसे लंबे समय तक टिक सकती थी। फिर भी वांडरिंग आर्कॉन के खिलाफ वह जिन हथियारों का इस्तेमाल कर सकती थी, उनकी संख्या काफी सीमित थी। दूसरी ओर सनी, वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। नेफिस उपचार और विनाश में माहिर था, लेकिन उसके पास हर तरह की तरकीबें थीं। इसलिए किसी शक्तिशाली शत्रु को पूरी तरह से नष्ट किए बिना उसे नियंत्रित करने के कार्य के लिए वह सबसे उपयुक्त विकल्प था। उसका साम्राज्य पहले की तरह ही मजबूत था, इसलिए उसे नेफिस की तरह कमजोर अवस्था में किसी पवित्र प्राणी से नहीं लड़ना पड़ेगा। एक गहरी सांस लेते हुए सनी ने नजरें फेर ली। मैं आर्कॉन को रोके रखूंगा। मैं इस तरह की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा सक्षम हूं, और इस समय हम तीनों में सबसे शक्तिशाली डोमेन मेरा ही है। तुम दोनों आगे बढ़ते रहो, नेफिस मेरी जगह ले लो। मेरे शैडो तुम्हारा साथ देंगे, इसलिए आगे का रास्ता साफ करो। अजारेक्स, तुम अपना काम करो। उस चीज से जितना हो सके उतनी तेजी से दूर चले जाओ। मैं तुम्हें थोड़ा समय दूंगा और भोर से पहले तुमसे मिल जाऊंगा। अगर वह बच गया तो। उस अमर तानाशाह ने उसे गंभीरता से देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह पहली बार सन्नी को किसी ऐसी भावना से देख रहा हो जो उसके लिए स्वाभाविक थी। अंततः उसने नजरें फेर ली और कहा, उद्धरण चिन्ह ... और अगर रेत से दूसरी आत्मा प्रकट हो तो हमें क्या करना चाहिए? सनी ने 2-3 बार पलकें झपकाईं। क्या उसने अभी उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अरे बूढ़े, मैं तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। क्या तू बकवास करना बंद कर सकता है, मूर्ख? अपना सिर हिलाते हुए सनी उस दिशा में बढ़ गया जहां वांडरिंग आर्कॉन पहले से ही भारी कदमों से उनकी ओर बढ़ रहा था। अगर दूसरा भूत प्रकट हो जाए तो उससे निपटो। अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार डालो, क्यों नहीं? इससे भी बेहतर अपनी खोपड़ी से उसे चकनाचूर कर दो। वैसे भी उसकी खोपड़ी के अंदर कुछ नहीं दिखता। अजारेक्स हंसा। देखो, अब तुम आखिरकार एक असली सुप्रीम की तरह दिखने लगी हो। सनी ने उसे अपशब्द कहे। वो हरामखोर, यूरिस को मारने के बाद मैं वापस आकर उसे भी मार डालूंगा। उसने सेंट को शैडो लीजन की कमान संभालने का आदेश दिया और अपने साई को सेंट का अनुसरण करने का हुक्म दिया।
तब तक नेफिस सफेद ज्वाला के बवंडर में अमर पर टूट पड़ा था। अजारक्स लड़ाई में फिर से शामिल होने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, उसकी भारी कुल्हाड़ी हर वार से हड्डियों को चूर चूर कर रही थी। अब यह सन्नी की जिम्मेदारी थी कि वह ये सुनिश्चित करे कि उन्हें अमर आत्मा से निपटना न पड़े। इससे शायद दर्द होगा। उसने भेड़िए को पुकारा। किसी पवित्र शत्रु से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? बेशक स्वयं पवित्र होना ही आवश्यक था। दुर्भाग्यवश सन्नी अभी तक आत्मा नहीं बना था। हालांकि वह 4 पवित्र शक्तियों का स्वामी था: कठपुतली, कार, समृद्धि, चूहा राजा और भेड़िया। तकनीकी रूप से देखा जाए तो कठपुतली पतंगा उनमें सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि वह एक अत्याचारी था। हालांकि उसकी शक्तियां सीधे टकराव के लिए उतनी उपयुक्त नहीं थी, या यूं कहें कि अन्य पवित्र आत्माओं की शक्तियों जितनी उपयुक्त नहीं थी। यही कारण था कि सन्नी संदेह की आत्मा को हराने में कामयाब रही और आज जीवित है। प्रचुरता और चूहा राजा दोनों कई चीजों में निपुण थे, लेकिन एक अत्यंत शक्तिशाली शत्रु का सामना करना उनमें से एक नहीं था। लेकिन भेड़िया एक आदिम क्रोध, धूर्तता और शिकार की भावना का प्रतीक। ये भेड़िए की अवधारणा का साकार रूप था, और भेड़िए असाधारण शिकारी होते थे। वे अपने से कहीं बड़े शिकार को भी मार गिराने के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा वुल्फ एक शापित दानव था, एक ऐसा प्राणी जो अबंडेंस और रेड किंग दोनों से उच्च श्रेणी का था। इसलिए सन्नी के लिए वांडरिंग आर्कॉन से लड़ना सबसे अच्छा विकल्प था। समस्या ये थी कि पवित्र होने के बावजूद भेड़िया एक पवित्र प्रेत था, और प्रेतों में अपनी कोई इच्छाशक्ति नहीं होती थी, और भले ही पवित्र प्रेत कुछ हद तक अलग हो, फिर भी वे वास्तविक आत्माओं के बराबर नहीं हो सकते थे। उनकी इच्छाशक्ति की छाया भी जीवित प्राणियों, चाहे वे पवित्र हो या शापित, की तुलना में बहुत कमजोर थी। हालांकि इसका एक इलाज था, आंशिक इलाज, लेकिन इलाज तो था ही। जैसे ही भेड़िया अमर प्राणियों की भीड़ में घुस गया और दूर स्थित वांडरिंग आर्कॉन की ओर तेजी से बढ़ा, वह सनी के सभी 7 अवतारों से घिरा हुआ था। और फिर सभी 7 अवतार परछाइयों में बदल गए और आदिम शिकारी की परछाई के चारों ओर लिपट गए। 1, 2, 3, 4, 7। हर परछाई के साथ भेड़िए की शक्ति बढ़ती गई। इससे भी बढ़कर ये सन्नी की इच्छाशक्ति का प्रत्यक्ष माध्यम बन गया। वह इच्छाशक्ति सर्वोच्च थी, पवित्र नहीं, लेकिन वह एक टाइटन की इच्छाशक्ति थी। उसे स्पिरिट वीव द्वारा शक्ति प्राप्त थी, और जब एक पवित्र आत्मा द्वारा उसे संचालित किया जाता था, तो परिणाम वास्तव में भयावह होता था। किसी सच्चे पवित्र प्राणी द्वारा शत्रु पर हमला करने जितना भयावह तो नहीं, लेकिन फिर भी उतना ही डरावना। जैसे ही सनी ने खुद को भेड़िए के चारों ओर लपेटा, वह उससे गहरे स्तर पर विलीन हो गया। हमेशा की तरह वह एक पवित्र प्राणी की चेतना की विशालता और अथाह गहराई से तुरंत अभिभूत हो गया। यह इतना अधिक अभिभूत करने वाला था कि सनी कुछ कर नहीं सका। इन सब का सामना करने के बजाय उसे अपनी सोच को एक सीमित दायरे में समेटना पड़ा और केवल महत्वपूर्ण बातों पर ही ध्यान केंद्रित करना पड़ा। उसके चारों ओर विचरण करने वाले आर्कॉन की इच्छा उमड़ती घुमड़ती हुई बह रही थी, जो दुनिया को डुबो रही थी। हालांकि इस सब में एक अच्छी बात यह थी कि भले ही आत्माओं के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करना सांस लेने जितना स्वाभाविक लगता हो, लेकिन अमर आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे इसे सटीक रूप से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन सन्नी को अपनी इच्छा का सही इस्तेमाल करना आता था। भले ही अमर के खिलाफ लड़ाई में उसकी इच्छाशक्ति का स्वाभाविक झुकाव मृत्यु अर्थहीन था, लेकिन ये तथ्य कि वह अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग हथियार की तरह करने में माहिर था, उसे एक फायदा देता था। भेड़िया अपने झुंड के साथ मरे हुए योद्धाओं की भीड़ के बीच से उड़ता हुआ निकल गया। उस अफरा तफरी में कुछ छाया भेड़िए मारे गए और पराजित हो गए, लेकिन अधिकांश मरे हुए लोगों के समूह से बच निकलने में कामयाब रहे। अपने समूह के नेता का अनुसरण करते हुए वांडरिंग आर्कॉन पहले से ही पास था। सीखना अच्छा है। अमर आत्मा ने अपना डंडा उठाया और नीचे मारा। ऐसा लगा मानो वह धीरे धीरे गिरा हो और सन्नी को लगने के लिए बहुत दूर था। लेकिन उस धीमे प्रहार से अंतरिक्ष ही फट गया और मुड़ गया, और एक पल बाद भेड़िया अस्तित्व से मिटने से बस एक क्षण दूर था, मानो उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। उद्धरण चिन्ह ... मृत्यु को न जानना मोक्ष को न जानने के समान है। सनी ने पवित्र छाया को अंधेरे में खींच लिया और फिर उन अंधेरों से होते हुए अमर आत्मा के पीछे प्रकट हो गया। अंतरिक्ष के नियमों की अनदेखी करना। 2 लोग ये खेल खेल सकते हैं। मृत्यु का ज्ञान न होना इस बात का अर्थ है कि किसी का दुख कभी समाप्त नहीं होगा। मैं इस कमीने को अंतहीन पीड़ा का कड़ा सबक सिखाना चाहता था। भेड़िया हवा में उछला, मानो दुश्मन के गले में अपने नुकीले दांत गड़ाना चाहता हो। लेकिन तभी अचानक आर्कॉन उनके सामने आ गया। उसकी खाली आंखों की भयानक निगाहों ने सन्नी को जमीन पर धंसा दिया। लेकिन नहीं, वे खाली नहीं थे।
आंख के सॉकेट में 2 सुनहरी डिस्क जड़ी हुई थी, मानो विशाल सोने के सिक्के हो। उन डिस्क के पीछे से एक रहस्यमयी चमक निकल रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमर लोग ये बात मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। उस विशालकाय कंकाल की रीढ़ की हड्डी के बजाय भेड़िया केवल उसकी बांह पर ही काट सका। उस आदिम जानवर की छाया हाथीदांत के वस्त्र की आस्तीन पर धंस गई, मानो नीचे की काली हड्डी को कुचलने की कोशिश कर रही हो। उसने आर्कॉन को नीचे खींच लिया और भयानक बल से उसका सिर एक तरफ झटक दिया, मानो उसकी पूरी बांह ही फाड़ दी हो। उसी समय 2 इच्छाएं, अमर आत्मा की मौलिक इच्छा और सन्नी की तीव्र, घातक इच्छा आपस में टकरा गईं। दूसरा, एक अदृश्य, अगोचर, अकल्पनीय आघात तरंग भेज रहा है जो दुनिया के ताने बाने में फैल रही है। वे इस बात की होड़ में थे कि उनमें से कौन अस्तित्व के सार्वभौमिक नियमों को अपने पक्ष में करने में सफल होगा। आओ आओ। अंत में वांडरिंग आर्कॉन की हड्डियां चकनाचूर नहीं हुई। इसके बजाय भेड़िए के ओब्सीडियन दांत टूट गए। अगले ही क्षण अमर आत्मा ने शांत भाव से अपना डंडा उस विशालकाय जानवर की पीठ पर प्रहार किया। उस प्रहार का भार पूरे ब्रह्मांड के भार के बराबर था, जिससे भेड़िए की रीढ़ की हड्डी लगभग 2 टुकड़ों में टूट गई। भेड़िया दुश्मन को छोड़कर हमले से बच गया और हमले के बल से उसे नीचे गिरा दिया, जिससे वह सफेद रेत के बवंडर में टीलों पर लुढ़क गया। कुछ ही क्षणों बाद यह अपने रास्ते पर था। पैर। भेड़िया लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार था, उसके मुंह से एक भयानक दहाड़ निकली। लेकिन सनी दर्द के सागर में डूबी हुई थी, क्योंकि जिस क्षण आर्कॉन ने अपने भूत पर छड़ी से प्रहार किया, उसी क्षण उसके एक कोर में भी दरारों का जाल फैल गया। उसने दर्द भरी कराह को दबा लिया। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। अमर आत्मा भेड़िए की छाया से भी ऊपर उठ खड़ी हुई थी, और रात के अंधेरे में वह एक काले पहाड़ की तरह लग रही थी जिसने दूर स्थित तारों के जगमगाते सागर को ढक लिया हो। वह पवित्र छाया से शायद उतना शक्तिशाली न हो, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। सनी को यह भी यकीन नहीं था कि इसे श्रेष्ठ कहना सही शब्द होगा। उसकी अपनी इच्छा शक्ति और आर्कॉन की इच्छा शक्ति में जो अंतर था, वह एक निर्मल जलधारा और विशाल समुद्र के अंतर जैसा था। एक पत्थर के किले और उसके चारों ओर फैली असीम दुनिया के विस्तार के अंतर जैसा। आर्कॉन में ऐसी कोई कमजोरी भी नहीं थी जिसका सन्नी आसानी से फायदा उठा सके। अबंडेंस के खिलाफ लड़ाई में सनी उसे अंतरिक्ष में कैद करने और अपनी डेथ विल से उस विशालकाय गॉडवर्म को धीरे धीरे जहर देने में सक्षम था, लेकिन आर्कॉन अमर था। चूहों के राजा के खिलाफ लड़ाई में सन्नी उस अकेले चूहे को नष्ट करने में कामयाब रही जो भयानक झुंड का स्रोत था। इस प्रकार उसने कठपुतली चलाने वाले से उसका संबंध तोड़ दिया, और फिर उसने चूहों को अपनी बेकाबू भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाते हुए देखा। लेकिन आर्कॉन को नष्ट करने के लिए कोई कमजोर बिंदु नहीं था, और उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था। वुल्फ के खिलाफ लड़ाई में सन्नी दुश्मन की रणनीति को समझकर उसके विपरीत स्वरूप को साकार करने में सक्षम हो गया था। इससे उसे शापित दानव की भयानक शक्ति का उपयोग करके अपने पहले से बुने हुए भव्य मंत्र को शक्ति प्रदान करने और उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। लेकिन ऐसा कोई मंत्र नहीं था जो सन्नी को आर्कॉन के खिलाफ मदद कर सके, और आर्कॉन भी किसी अवधारणा का प्रयोग करता हुआ प्रतीत नहीं होता था। या यूं कहें कि ऐसा हुआ तो था, लेकिन इससे सनी को कोई मदद नहीं मिली। अमर आत्मा से शुरुआती प्रहार करने के बाद सन्नी को उसकी इच्छा शक्ति का बेहतर अनुभव हुआ। उसने पाया कि प्राचीन भयावहता कुछ मायनों में इस्पात के प्रकोप अजारेक्स से मिलती जुलती थी। उनमें लगभग कोई समानता नहीं थी, सिवाय एक चीज के जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी। अजारेक्स सर्वोच्च था, और इसलिए उसकी इच्छा में एक सहज जुड़ाव था, ठीक वैसे ही जैसे सन्नी की इच्छा मृत्यु से सहज रूप से जुड़ी हुई थी, जबकि नेफ की इच्छा और लालसा से जुड़ी हुई थी। तो फिर स्टील के प्लेग का क्या? उसकी इच्छा में कौन सा जुड़ाव था? वह किस अवधारणा का प्रतीक था, या कम से कम अगर वह देवत्व प्राप्त करता तो किस अवधारणा का प्रतीक बन जाता? सनी ने इस विषय पर काफी देर तक सोच विचार किया, और उन भयंकर लड़ाइयों में उस प्राचीन तानाशाह को करीब से देखा। अंततः जिस निष्कर्ष पर वह पहुंचा, वह निस्संदेह काफी चौंकाने वाला था। अमर सम्राट की इच्छा में केवल एक ही अवधारणा व्यक्त की गई थी, और वह अवधारणा थी स्वयं अजारेक्स। इस्पात के प्रकोप अजारेक्स की स्वाभाविक आत्मीयता अजारेक्स से ही थी, न इससे अधिक और न इससे कम। शायद वह इतना अहंकारी और घातक महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था कि स्वयं को किसी बड़ी शक्ति से जोड़ना ही उसके बस की बात नहीं थी। आखिरकार अजारेक्स के लिए तो कोई भी शक्ति या तत्व उससे बड़ा नहीं था। अंततः संपूर्ण अस्तित्व, जिसमें उसके भीतर समाहित सभी तत्व और शक्तियां शामिल हैं, उसके सामने झुकने और नतमस्तक होने के लिए ही बना था। आर्चन भी कुछ हद तक समान था, हालांकि कारण अलग था। अमर आत्मा विजय की अतृप्त लालसा से ग्रस्त नहीं थी,
बल्कि जो भी वह थी, जिस भी अवधारणा का उसने साकार रूप धारण किया था, जिस भी प्रकार का देवत्व उसने प्राप्त किया था, वह छाया देवता के अभिशाप और निर्दयी वर्षों के बीतने से मिट गया था। अब वह एक खोखला, पतित देवता था जो स्वयं के सिवा किसी और चीज का प्रतीक नहीं था। जो भी चीज उसे विचरण करने वाला महादूत बनाती थी, वह सब मिट चुकी थी और विस्मृति में समा गई थी, इसलिए उसके पास देवत्व की शक्ति के अलावा कोई शक्ति नहीं थी, अपनी इच्छा के अनुसार दुनिया को नया रूप देने की शक्ति। एक तरफ तो ये बड़ी राहत की बात थी। आखिरकार सन्नी को एरियल के खेल में हुए अपने भयानक अनुभव अभी भी याद थे, खासकर वे दिन जो रहस्यमय तरीके से उसकी याददाश्त से गायब हो गए थे, उन दिनों की याद जब उन्होंने उस भयानक हिमदानव से लड़ाई लड़ी थी जिसने उनके दिमाग को संक्रमित कर दिया था। उसे शापित दानव के अभिशाप की भी याद थी, जिसने नेफिस के खिलाफ लड़ाई के दौरान लगभग पूरी मानवता को नष्ट कर दिया था। इसलिए यह एक वरदान ही था कि आर्कोन को अपनी शक्तियों का उपयोग करना याद नहीं था, चाहे वे शक्तियां कुछ भी रही हो। वहीं दूसरी ओर इससे सन्नी को नुकसान हुआ, क्योंकि उसके पास किसी भी शक्ति का मुकाबला करने या उसके विपरीत शक्ति का प्रयोग करने का कोई तरीका नहीं था। उसके पास फायदा उठाने के लिए कुछ भी नहीं था, और इसलिए वह केवल शारीरिक बल के बल पर अमर आत्मा का मुकाबला करने की कोशिश कर सकता था। सौभाग्य से भेड़िया अपने अत्यधिक शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध लड़ाई में असहाय नहीं था। हाँ, आर्कोन उससे कहीं अधिक विशाल था, एक दैत्य जानवर के ऊपर एक काले पहाड़ की तरह खड़ा था। लेकिन आर्कोन कभी मनुष्य था, या कम से कम एक ऐसा प्राणी था जो मनुष्यों जैसा दिखता था, और रात में घात लगाकर बैठे शिकारी से ज्यादा किसी और चीज से इंसान को डर नहीं लगता था। उस पहले संघर्ष के बाद, जिसमें भेड़िए को करारी हार मिली, उसने अपनी रणनीति बदल दी और आदिम जानवर की सारी चालाकी और क्रूरता को अपने अंदर समाहित कर लिया। उसी समय भेड़िए के साथ एक हो जाने के बाद सन्नी ने स्वयं को भेड़िए के रूप में ढाल लिया और एक केंद्रित, एकमात्र उद्देश्य के लिए अपनी इच्छा शक्ति को और भी तीव्र कर लिया। उस उद्देश्य का लक्ष्य एरियल के नरक के खोखले देवता पर, उस आत्मा पर जो कभी भटकता हुआ आर्कोन था, एक अवधारणा थोपना था। शिकार की अवधारणा। जब अमर आत्मा और भेड़िया दूसरी बार आपस में भिड़े, तो दुनिया एक मुड़े हुए कागज के टुकड़े की तरह हिल उठी और कांप उठी। दुष्वप्न का रेगिस्तान कांप उठा। भेड़िया आर्कोन को हराने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इस बार वह बाल बाल बच निकला। पलक झपकते ही वह अंधेरे में छिपकर दुश्मन पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो गया। समय बीतता जा रहा था, और अमर आत्मा शैडो लीजन पर ध्यान देने के बजाय वुल्फ पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। इसलिए भले ही सन्नी को अपनी आत्मा पर भारी आघात सहने के बाद दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपने मिशन को पूरा कर रहा था। युद्ध के मैदान में शैडो लीजन और अजारेक्स की सेवा करने वाले मरे हुए योद्धा आगे बढ़ रहे थे। हालांकि उनकी गति बहुत धीमी हो गई थी, और उन्हें पहले की तुलना में कहीं अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। आखिरकार सन्नी की अनुपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसने न केवल आक्रमणकारी सेना के साथ सबसे घातक योद्धाओं की भूमिका निभाई थी, बल्कि अमर योद्धाओं को युद्ध संरचना तक पहुंचने से पहले ही तितर बितर कर दिया था, और वह शैडो लीजन का कमांडर भी था। अब जब उसे अपना सारा ध्यान आर्कोन के विरुद्ध युद्ध में लगाना था, तो उसकी परछाइयां केवल सेंट का अनुसरण कर सकती थी, और संत अपने युद्ध स्वामी गुण के बावजूद अभी भी अपूर्ण थी। आखिरकार वह केवल एक शैतान थी, इसलिए अत्याचारी की श्रेणी में आने तक सेनाओं का नेतृत्व करने की उसकी क्षमता प्रारंभिक ही रहने वाली थी। इसके अलावा अमर आत्मा की इच्छा शक्ति अभी भी दुष्वप्न रेगिस्तान के मृत कैदियों को अदम्य संकल्प से भर रही थी। दुनिया खुद पक्षपात कर रही थी, अमर आत्माओं की सहायता कर रही थी और उनके शत्रुओं को रोक रही थी। नेफिस भी अब घायल आत्माओं का उपचार और देखभाल करने के लिए मौजूद नहीं थी, क्योंकि वह मोर्चे पर लड़ रही थी। तो आक्रमणकारी सेना को भारी नुकसान हो रहा था। परछाइयां धीरे धीरे कम होती जा रही थी और पराजित हो रही थी। यहां तक कि अजारेक्स के मरे हुए योद्धा भी नष्ट होने लगे थे, ठीक वैसे ही जैसे सन्नी और नेफिस ने पहले अमर लोगों को नष्ट कर दिया था। अमर लोग गद्दारों को नष्ट नहीं कर पा रहे थे। छाया देवता का अभिशाप संभवतः अंततः उन्हें बहाल कर देगा, लेकिन एरियल की कब्र की यात्रा के लिए उपयोगी होने के लिए यह बिल्कुल भी पर्याप्त तेजी से नहीं होगा। अजारेक्स ने मानो पहले से भी अधिक शक्ति का प्रदर्शन किया, वह विनाश की अपरिहार्य शक्ति की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ा। हालांकि उसकी भयानक शक्ति भी इस हारती हुई लड़ाई का रुख मोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। नेफिस को हस्तक्षेप करना ही था और सन्नी की अनुपस्थिति से पैदा हुए उस विशाल खालीपन को किसी न किसी तरह भरना ही था, भले ही उसके पास 7 नहीं बल्कि केवल एक ही शरीर हो और वह शैडो लीजन को बिल्कुल भी नियंत्रित न कर सके। तो उसने यही किया। पहले तो उसने आशीर्वाद का आह्वान किया और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई सेना के अग्रदूत के रूप में युद्ध में प्रवेश किया।
उसकी उत्कृष्ट तलवारबाजी अपने पूरे वैभव में प्रकट हुई, और जैसे ही चमकदार सफेद प्रकाश की चमक ने आक्रमणकारी अमर सैनिकों के अंधेरे समूह को रोशन किया, उसकी लचीली आकृति उनके बीच से गुजरती हुई एक के बाद एक को काटती हुई दिखाई दी। लेकिन जाहिर है, ये पर्याप्त नहीं था। यहाँ तक कि आशीर्वाद के माध्यम से अपनी ज्वालाओं को प्रवाहित करके शुद्ध प्रकाश की प्रज्वलित करने वाली किरणों को छोड़ना भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि अमर प्राणी बहुत अधिक संख्या में और बहुत शक्तिशाली थे, जो उसकी जलती हुई आत्मा की विनाशकारी शक्ति का दुर्जय दक्षता के साथ प्रतिरोध कर रहे थे। एक और कंकाल को नष्ट करने और उसकी खोपड़ी को अपने पैर के नीचे कुचलने के बाद नेफिस एक पल के लिए रुकी और अमर लोगों की अंतहीन भीड़ को देखा। उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस छोड़ी। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वे धधकती हुई सफेद लपटों से भरी हुई थी। उसकी त्वचा के नीचे एक कोमल सफेद चमक प्रज्वलित हुई। फिर वह चमकीली और चकाचौंध कर देने वाली हो गई, यहाँ तक कि उसमें कोमलता का कोई अंश नहीं रह गया। और जैसे ही नेफ का वस्त्र सफेद चिंगारियों के बवंडर में तब्दील हुआ, उसने प्रकाश की आत्मा का रूप धारण कर लिया, एक ऐसे प्राणी का जिसका शरीर शुद्ध चमक और ज्वाला से बना था, न कि नश्वर मांस से। जब उसने ऐसा किया तो एरियल के नरक की रात अब उतनी अंधेरी नहीं लग रही थी। हालांकि वह तेजस्वी रूप नेफ का सच्चा और पूर्ण रूपांतरण नहीं था। यह महज एक खोल था जिसमें उसकी आत्मा की लौ का असीम सागर एक दीप्तिमान पात्र में समाहित था। और अब नेफिस ने उस पात्र को खोलने का फैसला किया और खुद को दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। अचानक अंधेरा छंट गया और दहाड़ती हुई सफेद लपटों का एक विशाल उठता हुआ स्तंभ आकाश की विशालता में फैल गया, मानो किसी प्रलयकारी बाढ़ की तरह उसे अपनी चपेट में ले रहा हो। आग उग्र रूप से उबल रही थी, और यदि कोई ध्यान से देखता तो उसे चलती हुई लपटों द्वारा खींचे जा रहे किसी विशालकाय प्राणी की धुंधली बहती हुई आकृति दिखाई देती, जो आग के नृत्य में प्रकट और लुप्त हो रही थी, इससे पहले कि कोई उसकी शुद्ध चमक से अंधा हो जाए। मानो ज्वाला कोई जीवित प्राणी हो जो किसी उद्देश्य और अलौकिक इरादे से गतिमान हो। इस समय उसका इरादा अमर को भस्म कर देना था। आग का अथाह सागर एरियल के नरक पर एक सफेद प्रलय की तरह टूट पड़ा और आगे बढ़ती सेना के सामने मौजूद मरे हुओं की विशाल भीड़ को निगल गया। रेगिस्तान आग के उस सागर में डूब गया जो क्षितिज तक फैला हुआ था। असंख्य अमर प्राणी उस भीषण अग्नि में फंसे हुए थे, उसमें जल रहे थे। आग उन्हें कुतरकर चूर चूर कर रही थी। उनकी आकृतियां प्रकाश में पिघलती हुई काली मोमबत्तियों जैसी थीं। जब चेंजिंग स्टार का रूप सामने आया तो वह तेजस्वी और भयावह दोनों था। अफसोस की बात है कि उसका असली रूप भी इतना शक्तिशाली और विनाशकारी नहीं था कि नरक के कैदियों का सफाया कर सके, खासकर अब जब उसका साम्राज्य टूट चुका था और उसकी इच्छा शक्ति ने उन अरबों आत्माओं का भार खो दिया था जो कभी उसे शक्ति प्रदान करती थी। कमजोर अमर प्राणी नष्ट हो गए, और जिन पर नेफिस ने अपनी प्रज्वलित करने वाली शक्ति केंद्रित की, वे धीरे धीरे राख में परिवर्तित हो रहे थे। लेकिन उनमें से अधिकांश आग की लपटों से क्षतिग्रस्त और झुलसे होने के बावजूद गतिमान रहे। कुछ लोग जो काफी शक्तिशाली थे, उन्होंने उस जीवित ज्वाला के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे अदृश्य घाव दिए। नेफिस ने उन घावों को ठीक किया और पीड़ा सहन की, जिससे बदले में वे घाव और भी झुलस गए। बाकी लोग आग के सागर में अंधे होकर आगे बढ़े, फिर भी उनमें उन आक्रमणकारियों को नष्ट करने की तीव्र इच्छा थी जिन्होंने एरियल के नरक में प्रवेश करने का साहस किया था। उनकी काली हड्डियां अंगारों की तरह धीरे धीरे धधकने लगी और फिर प्रज्वलित होकर आग के सागर में क्रोधित लाल चमक से जगमगा उठी। तभी संत, जिसका भयानक कवच और जैड रंग का शरीर लगभग सभी प्रकार के तात्विक हमलों से अप्रभावित था, ज्वाला से निकली और अपनी काली तलवार से निकटतम नश्वर प्राणी पर वार किया। पहले लगभग अविनाशी रही वे कठोर हड्डियां काली तलवार के सामने मक्खन की तरह पिघल गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आत्मा की ज्वाला से नष्ट न होने पर भी वे अपनी प्रज्वलित अवस्था में नर्म और कहीं अधिक नाजुक हो गई थी। संत एक पल के लिए भी नहीं रुके, उन्होंने तुरंत ही उस नश्वर योद्धा को पराजित कर दिया और फिर संयमित अदम्य कदमों से अगले योद्धा की ओर बढ़ गए। उसके पीछे अजारेक्स की आकृति भी ज्वाला से प्रकट हुई। प्राचीन अत्याचारी हंसा, उसका कांच का कवच एक भयानक प्रकाशस्तंभ की तरह चमक रहा था। उसकी कुल्हाड़ी गिरी, जिसने एक अमर जानवर को 2 टुकड़ों में काट दिया, और उसके बूटों ने गिरे हुए प्राणी को धूल में मिला दिया, जिससे लाल अंगारों का एक झुंड गर्म हवा में घूमने लगा। सौभाग्यवश न तो प्राचीन विजेता के मरे हुए सेवकों को और न ही आत्माओं को सांस लेने की आवश्यकता थी, अन्यथा उनके फेफड़े अब तक राख हो चुके होते। आक्रमणकारी सेना का शेष भाग अपने योद्धाओं के पीछे पीछे चलने लगा। सफेद लपटें फैलती गईं और उनके लिए रास्ता खोलती गईं। कुछ ही क्षणों बाद दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं,
और इस बार अमर योद्धा आक्रमणकारियों की तलवारों, पंजों और नुकीले दांतों के सामने कहीं अधिक आसानी से ढेर हो गए। शैडो लीजन सफेद ज्वाला के बीच से आगे बढ़ता गया, जो उसके सामने एक जलते हुए समुद्र की तरह अलग हो गई। फिलहाल तो ये तरीका काम करता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन अपनी पीड़ा की गहराई में भी नेफिस जानती थी कि वह इस भयंकर हमले को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएगी। इसका कारण ये था कि उसने अपने अधिकांश क्षेत्र को खो दिया था, और इसलिए उसकी आत्मा में प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक शक्ति की विशाल धारा अब एक पतली धारा में बदल गई थी। वह जितनी शक्ति प्राप्त कर रही थी, उससे कहीं अधिक शक्ति खर्च कर रही थी, और अग्नि द्वारा उसकी आत्मा को शक्ति प्रदान करने के बावजूद वह जल्द ही अपनी शक्ति का भंडार खो देगी। इससे पहले कि ऐसा होता, उन्हें अमर आत्मा और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति के विशाल विस्तार को पीछे छोड़ना था। दूर कहीं अमर आत्मा के साथ भयंकर युद्ध में उलझी सन्नी को धुंधली सी ही दूर से नेफिस और शैडो लीजन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। दुर्स्वप्न रेगिस्तान उसकी तेजस्वी ज्वालाओं से जगमगा रहा था, और सफेद प्रकाश के सागर में अंधेरी आकृतियां आपस में टकरा रही थीं, जिन्हें एक दूसरे से अलग पहचानना मुश्किल था। उस भीषण युद्ध की अराजकता और अफरा तफरी के कारण उसकी छाया बोध शक्ति गड़बड़ा गई थी, इसलिए उसे ये तय करने में कठिनाई हो रही थी कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। हालांकि उनकी सेना अच्छी गति से आगे बढ़ रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि नेफिस और अजारेक्स ने फिलहाल स्थिति को संभाल लिया है। पहले शैडो लेजियन उसके पीछे था, फिर वह काफी दूर किनारे पर चला गया, उस इलाके के चारों ओर चक्कर लगाने लगा जहां सन्नी और आर्कॉन लड़ रहे थे, और फिर आखिरकार वह उनके आगे आ गया, धीरे धीरे एरियल के मकबरे की विशाल आकृति की ओर बढ़ने लगा। शैडो लेजेंड और डेथलेस स्पिरिट के बीच अभी पर्याप्त दूरी नहीं थी, और लंबे समय तक ऐसा होने की संभावना भी नहीं थी, इसलिए सन्नी को लड़ना जारी रखना पड़ा। ये कठिन था। आर्कॉन एक भयानक दुश्मन था, एक ऐसा दुश्मन जिससे सनी को वास्तव में लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, और भले ही वुल्फ चालाक और मायावी था, जो अंधेरे से हमला करके कुछ ही क्षणों में पीछे हट जाता था, सनी द्वारा छाया में उसका भार ढोने से उसकी शिकारी चाल में मदद मिलती थी, लेकिन उन्हें जो नुकसान हुआ था वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। भेड़िए की विशाल आकृति अब जर्जर हो चुकी थी, और चारों ओर धूसर धुएं का घना बादल छाया हुआ था। वहीं सन्नी पीड़ा से कराह रहा था, उसकी आत्मा के कई केंद्र दरारों से भर चुके थे। जब भी भेड़िया आर्कॉन के हमले से बचने में थोड़ी सी भी देर कर देता था, तो उसका पूरा शरीर कांप उठता था, और वह उस पतित देवता के अथाह हत्या के इरादे की भयानक क्रूरता से मुश्किल से बच पाता था। सनी बहुत कष्ट सह सकता था, लेकिन उसकी सहन शक्ति की भी एक सीमा थी। फिलहाल सोल वीव उसकी घायल आत्मा को बिखरने और उसके मूल तत्वों को टूटने से बचा रहा था, लेकिन अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही, तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा या वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दुर्भाग्यवश लड़ाई जारी रहनी ही थी। वह कुछ समय से अमर आत्मा के वश में था, कुछ मिनटों से, शायद दर्जनों मिनटों से, लेकिन भोर होने में अभी भी कई घंटे बाकी थे। इसका मतलब था कि सन्नी को नरक के अमर देवता से कई घंटों तक लड़ना था, और उसे यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगा। सोचो सोचो सोचो। भेड़िए ने आर्कॉन की विशालकाय आकृति पर अपने पंजे गड़ा दिए, जिससे उसके फटे हुए वस्त्र में और दरारें पड़ गईं। उसने अमर आत्मा की सफेद छड़ी को दांतों से काट लिया, जिससे उसमें गहरे निशान पड़ गए और एक सुनहरा आभूषण टूटकर अलग हो गया। वह हवा में उछला और अपने नुकीले दांत उस विशाल कंकाल के जबड़े में गाड़ दिए, जिससे वह जुड़ों से अलग हो गया। अब आर्चोन का जबड़ा टेढ़ा लटक रहा था, जिससे वह और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखों को ढकने वाले सुनहरे सिक्कों के पीछे से निकलती रहस्यमयी चमक और भी तीव्र हो गई, और सन्नी को लगा जैसे किसी ठंडी चीज ने उसके दिल को जकड़ लिया हो। भयंकर हमले का जवाब देते हुए आर्कॉन ने अंतरिक्ष और समय को विकृत कर दिया। सन्नी को पहले असहनीय दर्द महसूस हुआ, और उसके बाद ही उसने देखा कि अमर आत्मा की हड्डियों वाली उंगलियां भेड़िए की खाल को चीर रही हैं, जिससे उसके शरीर पर एक भयानक घाव हो गया है, और सनी की आत्मा पर भी। मुझे नहीं लगता कि मैं सुबह तक जीवित रह पाऊंगा। अगर वह शाप के चेन जादू का इस्तेमाल भी करता, तो भी उसे बस थोड़ा सा और समय मिल पाता। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था, कुछ न कुछ सोचने की कोशिश में, कोई तरकीब, कोई चालाकी भरी योजना, या फिर कोई साहसिक दांव इस क्रूर युद्ध का रुख मोड़ने के लिए। क्या उसकी अलौकिक शक्तियों का कोई ऐसा प्रयोग था जिसे वह इस्तेमाल कर सकता था, कोई ऐसा रहस्योद्घाटन जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, कोई ऐसी स्मृति जिसे वह याद करके युद्ध का रुख पलट सकता था? यादें। उसे अपनी आत्मा में मौजूद हर स्मृति और उन स्मृतियों में निहित हर जादू याद था। उसे उन जादुओं के उपयोग के हर उदाहरण और उसके परिणामों की भी याद थी। सनी ने इनमें से अधिकांश यादें खुद ही बनाई थीं,
इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि वे क्या करने में सक्षम है। इसीलिए वह जानता था कि ऐसी कोई स्मृति नहीं थी जो वास्तव में उसे किसी पवित्र प्राणी को हराने में मदद कर सके, सचमुच में नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्मृतियों में आमतौर पर अपनी कोई इच्छाशक्ति नहीं होती थी, और इसलिए वे केवल अपने स्वामियों की इच्छाशक्ति के बराबर ही शक्तिशाली होती थी। निम्न स्तर के प्राणियों के बीच होने वाली लड़ाइयों में यह बात उतनी मायने नहीं रखती थी। लेकिन जब कोई किसी देवता से लड़ता था, तो किसी भी स्मृति को दुनिया को अपने उद्देश्य के अनुसार बदलने की शक्ति से वंचित करके आसानी से बेअसर किया जा सकता था। इसलिए भले ही सनी ने अपने लिए एक पवित्र स्मृति गढ़ ली हो, फिर भी वह उसकी सर्वोच्च इच्छाशक्ति से ही संचालित होगी। जब तक कोई विरोधी इच्छाशक्ति उसका विरोध न करे, तब तक ये ठीक से काम कर सकती है, बशर्ते इसे अस्तित्व के सार्वभौमिक नियमों को चुनौती देने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किया गया हो। लेकिन अगर सनी को वांडरिंग आर्कॉन जैसे किसी से लड़ना पड़े, तो उसकी सबसे शक्तिशाली स्मृतियां भी शायद अविश्वसनीय साबित होंगी। मैंने स्वयं को गढ़ा। एक पवित्र स्मृति। भेड़िए को एक और जोरदार प्रहार लगा और वह हवा में उछलकर कुछ ही क्षणों में रेत पर बुरी तरह गिर पड़ा। सन्नी ने दर्द भरी कराह निकाली और अमर आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसके दिमाग में एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब विचार आया। सनी को एक दो अजीबोगरीब विचार रखने के लिए जाना जाता था, लेकिन यह विचार वास्तव में पूरी तरह से पागलपन भरा था, यहां तक कि उसके अपने मानकों के हिसाब से भी। लेकिन क्या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से यह काम नहीं करना चाहिए? दरअसल इसके लाखों कारण थे, लेकिन सन्नी को उन सब की जरूरत नहीं थी। उसे बस एक ही कारण चाहिए था कि यह योजना सफल हो सकती है, उसकी इच्छा शक्ति बाकी काम कर देगी और असंभव को संभव बना देगी। उम्मीद है किसी भी सूरत में वह जानता था कि वह आर्कॉन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, और यही एकमात्र तर्कसंगत हालांकि बेहद पागलपन भरा विचार था जो वह सोच पाया था। तो चलिए इसे आजमाते हैं। सबसे बुरा क्या हो सकता है? नहीं, मैं वह वाक्य पूरा नहीं कर रहा हूं। जैसे ही भेड़िया लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने नुकीले दांत दिखाते हुए अमर आत्मा को घूरने लगा, सन्नी ने चुपके से अपने एक अवतार को पवित्र छाया से अलग होने की अनुमति दे दी। वह अंधेरे में छिपकर ध्यान से देखता रहा, और जब भेड़िया फिर से आर्कॉन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तो उसने चुपचाप एक बार फिर मानव रूप धारण कर लिया। सन्नी ने हिचकिचाते हुए चारों ओर देखा, गहरी सांस ली और अपने आत्मा सागर में हाथ डाला। उसे वहां से कुछ निकालना था, साथ ही एक विशेष स्मृति को भी प्रकट करना था। परछाइयां उसके शरीर पर ऊपर की ओर फैलती गईं और उसके धड़ से आगे बढ़कर हाथों के दो अतिरिक्त जोड़े में परिवर्तित हो गईं। अगर ब्रूट फोर्स काम न करे तो जादू टोना आजमाओ। उसने वीवर की सुई को बुलाया। सनी को यह खास विचार तब आया जब वह उस स्थिति की अनुचितता पर अफसोस जता रहा था जिसमें वह खुद को फंसा हुआ पा रहा था। नहीं, सच में उसके लिए एक छोटे देवता से लड़ना ही काफी नहीं था। वह दुष्ट देवता इतना ही नहीं, अमर भी था, एक पवित्र शत्रु जिसे सचमुच मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि वह स्वयं एक जीवित प्राणी ही नहीं था। छाया देवता ने उसकी मृत्यु ले ली थी, और इस प्रकार उसका जीवन भी छीन लिया था। नाइटमेयर स्पेल की दुनिया में जीवित प्राणी की अवधारणा काफी जटिल थी। उदाहरण के लिए सनी को ही ले लीजिए। तकनीकी रूप से वह मृत था, लेकिन व्यापक अर्थ में वह अभी भी एक जीवित प्राणी था। जेट भी ऐसा ही था, जिसे शारीरिक और कार्यात्मक रूप से जादुई रूप से पुनर्जीवित शव होने के बावजूद एक जीवित प्राणी माना जा सकता था। वहां हर तरह के भयानक जीव भी मौजूद थे, प्रेत, भूत और हर प्रकार के प्रेत, गोलेम और ऑटोमेटन, दुष्ट कवच पहने चलते फिरते जीव, और ऐसी चीजें जिनका वर्णन करना तो दूर, उन्हें समझना भी असंभव था। लेकिन फिर भी उन सभी को जीवित प्राणी ही माना जाएगा, और इसका एक सीधा सा कारण है, क्योंकि उन्हें मारा जा सकता था। उनकी भी परछाई होती थी, और उनकी भी आत्मा होती थी। अमर लोग न तो मरे हुए थे और न ही जीवित। उन्होंने अपनी परछाई खो दी थी, और सन्नी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह ये पता नहीं लगा सकता था कि उनमें आत्मा है या नहीं। इसलिए हर लिहाज से छाया देवता द्वारा शापित लोग जीवित प्राणी नहीं थे। वे विचार या अवधारणाएं भी नहीं थी, क्योंकि वे ठोस पदार्थ से बनी थी। तो फिर वे क्या थे? खैर, विकल्पों को छांटने की विधि से उत्तर सरल था। वे वस्तुएं थीं। उस कथन को चुनौती देने के कई तरीके थे, लेकिन सन्नी को वह काफी सही लगा। अमर प्राणी वस्तुएं ही थे, वे किसी वस्तु से भिन्न नहीं थे। शापित वस्तुएं जो द्वेषपूर्ण इच्छाओं द्वारा नियंत्रित थीं, लेकिन फिर भी वस्तुएं ही थीं। तो फिर किस तरह की स्मृति सन्नी को उस पवित्र वस्तु से निपटने में मदद कर सकती है जिसे छाया देवता ने शाप दिया था? वह उस प्रश्न पर गहन चिंतन कर रहा था, और साथ ही साथ अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग करते हुए उस पवित्र वस्तु के दमनकारी अधिकार को चुनौती दे रहा था।
उसने स्वयं से ये भी पूछा कि यदि वह तात्कालिक स्मृतियां रचने में कुशल होता तो वह किस प्रकार की स्मृति का निर्माण करके इस स्थिति से बाहर निकल सकता था। और फिर अचानक उसे यह बात समझ में आ गई। अगर अमर प्राणी वस्तुएं होते, अगर वे चीजों से अलग नहीं होते, तो क्या उसे वांडरिंग आर्कॉन के खिलाफ लड़ाई में जीवित रहने के लिए वाकई कोई स्मृति बनाने की जरूरत थी? डॉट 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 क्या होगा अगर वह आर्कॉन को स्मृति में बदल दे? ये सवाल इतना बेतुका था कि सनी ने तुरंत इसे अपने दिमाग से निकाल दिया और एक वास्तविक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि एक बार जब यह विचार उसके दिमाग में घर कर गया तो ये जाने से इनकार कर दिया, और कुछ ही क्षणों बाद उसने खुद को उसी सवाल पर वापस आते हुए पाया। आखिरकार मैंने अपना आपा खो दिया है। सच में, है ना? लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता? तकनीकी तौर पर सन्नी को डेथलेस को मेमोरी में बदलने से कोई नहीं रोक रहा था। मेमोरी असल में बुनियादी स्पेलवीव से युक्त एक वस्तु थी जो इसे आत्मा के सार में विघटित करने और इसके स्वामी की आत्मा में संग्रहित करने के साथ साथ पदार्थ के रूप में पुनर्गठित होने के लिए वापस बुलाने की अनुमति देती थी। अमर प्राणियों की न तो कोई परछाई थी और न ही आत्मा, वे सजीव प्राणी नहीं थे, बल्कि वस्तुएं थे। इसलिए यदि सन्नी किसी तरह एक साधारण मंत्र बुनकर उसे पर्याप्त रूप से शुद्ध आत्मा के टुकड़े में स्थापित कर और उसे उनमें से किसी एक की काली हड्डियों से जोड़ दे, सैद्धांतिक रूप से वह अमर प्राणी को स्मृति की तरह मिटा सकता था और उसे अपनी आत्मा में विघटित अवस्था में संग्रहित रख सकता था। समस्या बस इतनी थी कि किसी गतिशील, भयावह और खूनी कंकाल पर जादू का जाल बिछाना इतना आसान नहीं था, और सामान्यतः ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं था। आखिरकार अमर प्राणी को स्मृति में बदलने से सन्नी को उस पर नियंत्रण तो नहीं मिल जाता। इससे वह केवल स्मृति की तरह कंकाल को मिटा और बुला सकता था, इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे ही डेथलेस को वापस बुलाया जाएगा, वह तुरंत सन्नी पर फिर से हमला करेगा। संभवतः वह उसकी हड्डियों में समाहित जादू को भी नष्ट कर देगा। लेकिन अरे भाड़ में जाए, मैं कोशिश जरूर करूंगा। सनी पहले से ही बेहद मुश्किल हालात में था और वह आर्कॉन को नियंत्रित करना न तो चाहता था और न ही उसकी ऐसी कोई योजना थी। वह बस उससे छुटकारा पाना चाहता था ताकि शैडो लीजन भाग सके और सनी खुद बच सके। उसे पूरा यकीन था, लगभग यकीन था कि अगर वह अमर आत्मा को नष्ट करने और उसे अपने आत्मा सागर में खींचने में कामयाब हो भी जाता है, तो वह उसकी आत्मा को भीतर से नष्ट नहीं करेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि छाया और साय के विपरीत स्मृति निष्क्रिय होने पर कोई वास्तविक वस्तु नहीं होती, न ही वह वस्तु जो आह्वान किए जाने पर बन जाती है, बल्कि यह उस चीज का एक विचार था, एक खाका जिसका उपयोग उसे मूल रूप से पुनः संयोजित करने के लिए किया जाता था। इसलिए सन्नी के आत्मा सागर के भीतर आर्कॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। संभवतः, देखते हैं। खुद को मजबूत करते हुए सनी ने अपने एक अवतार को वुल्फ से दूर भेजा और दो चीजों को बुलाया। एक थी वीव की सुई और दूसरी थी नामहीन मंदिर की प्रतिकृति में संग्रहित एक पवित्र आत्मा का टुकड़ा। पवित्र टुकड़े आसानी से नहीं मिलते थे। सन्नी ने एरियल के खेल में कुछ टुकड़े हासिल किए थे, और मानव साम्राज्य की सेनाओं ने स्वप्नलोक में इधर उधर से कुछ और टुकड़े खोज निकाले थे। हालांकि उनमें से अधिकांश अब गायब हो चुके थे। उसने कुछ का इस्तेमाल मृत्यु के खेल में जीवित रहने के लिए किया था, जबकि बाकी टुकड़े उन रक्षात्मक प्रणालियों के लिए आधार बन गए थे जिन्हें उसने और कैसी ने मानवता के प्रमुख गणों की रक्षा के लिए बनाया था। सनी ने जिसे बुलाया वह उसके पास मौजूद आखिरी चीज थी। अब मैं इसे कैसे करूं? जब सन्नी के 6 अवतार आर्कॉन के खिलाफ लड़ाई में वुल्फ को शक्ति प्रदान कर रहे थे, तब उसकी घायल आत्मा पीड़ा में डूबी हुई थी। उसने खुद को शांत करने और चीजों पर स्पष्ट रूप से विचार करने की कोशिश की। आओ आओ, अमर आत्मा की छड़ी उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक ऊंचे सफेद रेत के टीले को छूते हुए गुजरी, जिससे वह टीला मिट गया और एरियल का नरक कांप उठा। सन्नी ने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए नीचे झुककर दांत भींच लिए। सैद्धांतिक रूप से ये सरल था। बुनाई में बहुत समय और एकाग्रता लगती थी, इसलिए यह ऐसा काम नहीं था जिसे युद्ध के बीच में किया जा सके, कम से कम उनके द्वारा तो बिल्कुल नहीं, और वे तो अस्तित्व में सबसे अच्छे और इकलौते बुनकर थे। यादों को यूं ही बुना या सुलझाया नहीं जा सकता था, लेकिन ये बात केवल वास्तविक यादों पर ही लागू होती थी। एक साधारण सी स्मृति, जो सन्नी द्वारा बनाई गई पहली स्मृति से बिल्कुल अलग नहीं थी, आसानी से बनाई जा सकती थी। उसे बस इतना करना था कि नाइटमेयर स्पेल द्वारा सभी स्मृतियों के आधार के रूप में उपयोग किए जाने वाले मूलभूत मंत्रों को मिलाना था, और फिर उन्हें उस वस्तु से जोड़ना था जिसे स्मृति बनना था। नहीं, बुनियादी मंत्रों की भी नहीं।
सन्नी को इस बात की परवाह नहीं थी कि आर्कॉन उसकी आत्मा में समाहित रहते हुए निष्क्रिय रूप से खुद को ठीक कर सकता है या नहीं। वास्तव में वह तो यही चाहता था कि वह अमर प्राणी ऐसा न कर सके। उसे वांडरिंग आर्कॉन की स्मृति में कोई उपाधि और विवरण होने की भी आवश्यकता नहीं थी। उसे बस इतना करना था कि उस वस्तु में वह गुण समाहित कर दे जिससे उसे निरस्त या आह्वान किया जा सके, और साथ ही स्वयं को उस क्रिया के समय का नियंत्रक बना ले। तो सबसे पहले उसे छाया के सार से धागे बुनने की जरूरत थी। उसे उन्हें पवित्र टुकड़े में स्थापित करने और आह्वान की बुनियादी जादुई शक्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता थी। फिर उसे किसी तरह शॉर्ड और वीव को आर्कॉन में स्थापित करना था, और वह भी जीवित रहते हुए। खैर, तकनीकी रूप से मृत व्यक्ति जितना जीवित हो सकता था उतना तो वह जीवित था। उद्धरण डॉट डॉट इसको कुछ नहीं। हल्की सी मुस्कान लिए सनी ने अपने भीतर से अलौकिक काले धागे बुनना शुरू किया। आमतौर पर वह जादुई पैटर्न बनाने से पहले छाया के धागे की काफी लंबाई बुन लेता था, लेकिन अभी उसके पास समय नहीं था, इसलिए सनी पहले से कहीं अधिक तेजी से बुनने लगा। उसके 6 हाथ एक साथ तेजी से गति कर रहे थे। जैसे ही धागे की थोड़ी सी भी लंबाई हुई, उसने तुरंत उसे बुनकर की सुई में पिरोया और आत्मा के टुकड़े में गाड़ दिया। फिर सम्मोहन मंत्र के परिचित पैटर्न को आकार देते हुए और धागे बनाने लगा। सन्नी ने इस विशेष पैटर्न को इतनी बार बनाया था कि वह इसे आंखें बंद करके भी बुन सकता था। हालांकि एक देवता से लड़ते हुए इसे बुनना एक चुनौती साबित हो रहा था। सन्नी का अधिकांश ध्यान युद्ध पर केंद्रित था। वह वुल्फ की सहायता कर रहा था और साथ ही आर्कॉन की असीम इच्छाशक्ति का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। ये लगभग उसकी सीमा से परे था, इसलिए उसके पास बुनाई के लिए मानसिक क्षमता लगभग नहीं बची थी। फिर भी उसे किसी न किसी तरह से काम चलाना ही था, तो उसने ऐसा ही किया। सौभाग्य से सनी के सीधे नियंत्रण के बिना भी भेड़िया एक घातक और क्रूर प्राणी था। वास्तव में यदि सनी पवित्र छाया के आदेशों का प्रयोग करके उसे लड़ने का तरीका बताता, तो वह केवल बाधा उत्पन्न कर रहा होता। भेड़िए को उससे कहीं अधिक युद्ध का अनुभव था, वह उससे कहीं बेहतर शिकारी था और अपनी क्षमताओं को सनी की समझ से कहीं बेहतर समझता था। आर्कॉन इतना तेज, इतना शक्तिशाली और सामान्य समझ से इतना परे था कि सन्नी के लिए उससे लड़ना नामुमकिन था। अस्तित्व के नियम उस अमर आत्मा के इर्द गिर्द घूम रहे थे, सामान्य तर्क को ही नकार रहे थे। समय, स्थान और यहाँ तक कि कारण कार्य संबंध भी अविश्वसनीय हो गए थे, जिससे आर्कॉन बेहद घातक और अप्रत्याशित बन गया था। एक पल पहले वह धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, पलक झपकते ही वह भेड़िए पर टूट पड़ा, अपनी भयानक लाठी उठाकर उस पवित्र जानवर को कुचलने के लिए तैयार था। कभी कभी उसके वार होने से पहले ही वह पहुंच जाता था। समय कभी तेज तो कभी धीमा हो जाता था, या कभी कभी तो ऐसा लगता था मानो उल्टी दिशा में बह रहा हो। सनी घबरा गया था। सौभाग्य से भेड़िया ऐसा नहीं था। उसने आर्कॉन और उसके कार्यों के परिणामों को समझने या उनका अनुमान लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने विशुद्ध सहज प्रवृत्ति पर काम किया, सन्नी के समझने से भी तेज प्रतिक्रिया दी। साथ ही भेड़िया चतुर और चालाक था, लगातार अमर आत्मा से बचता रहा और उसे कभी भी विचलित नहीं होने दिया ताकि वह दूर स्थित शैडो लीजन पर ध्यान न दे। सनी की सहायता और समर्थन से भेड़िए की परछाई आर्कॉन के विरुद्ध एक सराहनीय लड़ाई लड़ रही थी। वास्तव में वह इतनी निर्भीक और क्रूर थी कि सनी ने सोचा कि अगर कोई और शापित या पवित्र प्राणी होता, तो उनके पास उसे हराने का अच्छा मौका होता। भेड़िया उस प्राणी का गला फाड़कर उसका मांस खा चुका होता, लेकिन आज जिस पवित्र प्राणी का वे सामना कर रहे थे, वह अमर था, और इसलिए भेड़िया चाहे कितना भी क्रूर और भयानक क्यों न हो, वह केवल अपने शरीर के धीरे धीरे टूटते और क्षत विक्षत होते जाने को सहन कर सकता था। और इसी बीच सन्नी ने अपनी आत्मा को टुकड़े टुकड़े होते हुए सहन किया। बुनकर की सुई उसकी उंगलियों में कांप रही थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसके किसी भी मूल भाग में अभी तक कोई दरार नहीं आई थी, लेकिन वे सभी दरारों से भरे हुए थे, लगभग टूटने की कगार पर थे। उसकी आत्मा सागर का शांत जल अशांत रूप से लहरें मार रहा था, जबकि उसके नियंत्रण वाले 2 गणों की प्रतिकृतियां कांप रही थीं, और उनकी दीवारों पर धीरे धीरे दरारें चढ़ रही थीं। बेशक इससे बहुत दर्द हुआ। मुझे बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। तब तक शैडो लेजियन काफी दूर जा चुका था, लगभग क्षितिज के पीछे ओझल हो गया था। नेफ की भयंकर ज्वालाएं, जिन्होंने पूरे रेगिस्तान को रोशन कर दिया था, अब एक धुंधली रोशनी बनकर रह गई थी। भोर अभी दूर थी, लेकिन सन्नी को लगा कि वह शायद आधी मंजिल तक पहुंच चुका है। उसने वाकई काफी समय निकाल लिया था, लेकिन अफसोस इतना समय काफी नहीं था, और उसे नहीं लगता था कि वह 10 मिनट भी सहन कर पाएगा, कुछ घंटे तो दूर की बात है।
कम से कम अपने कुछ मूल गुणों और परिणामस्वरूप अपनी कुछ परछाइयों को खोए बिना तो नहीं। वह कौन होगा? सातों में सबसे छोटा, आलसी? या शायद उनका सबसे बड़ा, उदास भाई? या शायद दोनों और भी बहुत कुछ? सनी ने अपने दांत पीस लिए। बिल्कुल नहीं। उसकी सुई के नीचे बुनाई धीरे धीरे आकार ले रही थी, बेहद धीमी गति से, उस परिचित बुनाई की तुलना में जो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ये वाकई मजेदार था। आमतौर पर सन्नी बुनाई की इस प्रक्रिया पर ध्यान ही नहीं देता था। वह अनुभव और सहज ज्ञान के बल पर लगभग अचेतन रूप से ही बुनियादी पैटर्न बुन लेता था। लेकिन अब यह साधारण बुनाई भी उसे उतनी ही कठिन और नामुमकिन लग रही थी जितनी बहुत समय पहले जब उसने पहली बार जादू टोना करने की कोशिश की थी। उस समय वह रेड कोलोसियम में एक पिंजरे में बंद था, एक अत्यंत शक्तिशाली और भयावह शत्रु, एक उन्नत कट्टरपंथी के आने और उसे मार डालने का इंतजार कर रहा था। अब वह सचमुच नरक में था, एक पतित देवता से लड़ रहा था। सनी को यकीन नहीं था कि इसे सफल करियर कहा जा सकता है या नहीं। अपनी बॉडी को शेप में लाओ यार। भेड़िया और सन्नी की आत्मा को एक और आघात लगा। विशालकाय जानवर रेत पर गिर पड़ा, उसके मुंह से धूसर धुआं झरने की तरह बह रहा था, जबकि सन्नी का हाथ कांप रहा था। परिणामस्वरूप जो पैटर्न उसने लगभग पूरा कर लिया था, वह बिखरने के कगार पर आ गया। गुर्राते हुए वह नीचे झुका ताकि सुपरसोनिक गति से चलता हुआ छर्रा उसके सिर के ठीक ऊपर से गुजरे और उसने एक हाथ से खुलते हुए धागों को पकड़ लिया। अगर फ्लैश वीव न होता तो उसकी उंगलियां वहीं कट जाती। लेकिन सौभाग्य से उसका शरीर बुनाई में निपुणता प्राप्त करने के लिए रूपांतरित हो चुका था, और उसकी आत्मा, मन और चेतना भी। इस तरह सनी ने पैटर्न को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। तब तक ये लगभग पूरा हो चुका था, बस कुछ मामूली सुधार की आवश्यकता थी। बुनकर की सुई को अपने दांतों से पकड़कर सन्नी ने अपने छहों हाथों का इस्तेमाल करके पैटर्न को पूरा किया, और भले ही एक पवित्र प्राणी की इच्छा से लड़ने के दबाव से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, फिर भी वह अंततः उस परिचित जादुई बुनाई को पूरा करने में सफल रहा। सनी ने थकी हुई आह भरी और अपनी मुट्ठी में चमकते हुए आत्मा के टुकड़े को थामे रखा। फिर उसने आर्कॉन की विशालकाय आकृति की ओर मुड़कर देखा। बहुत बढ़िया। अब सबसे बुरा हिस्सा, उसे आत्मा के टुकड़े और उससे जुड़े मंत्रों को अमर आत्मा में समाहित करना था। वह ऐसा कैसे कर सकता था? भेड़िया जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ था कि एक और जोरदार प्रहार ने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। सन्नी को अपनी दृष्टि धुंधली होती हुई महसूस हुई और वह लड़खड़ा गया। उसके होठों से एक दर्द भरी कराह निकल ही गई। धिक्कार है, सब कुछ खराब हो गया। वह एक और कराह के साथ सीधा हुआ और एरियल के मकबरे की दिशा में देखने के लिए मुड़ा। शैडो लीजन अंततः क्षितिज के पीछे गायब हो गया था, और नेफ की चमक उसके ऊपर एक दूरस्थ धुंधली रेखा की तरह दिखाई दे रही थी। सनी चारों ओर से अंधेरे से घिरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, तो चलो करते हैं। टालमटोल करने का कोई फायदा नहीं। इतना कहकर उसने एक बार फिर आर्कॉन की ओर देखा और अंधेरे में चला गया। जब सनी उनसे बाहर निकला तो वह सीधे अमर आत्मा के कंधे पर खड़ा था। वह रेगिस्तान से काफी ऊपर था, और तेज हवाएं तुरंत उससे टकराईं, मानो उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रही हो। आर्चोन के फटे हुए वस्त्र का हाथीदांत जैसा कपड़ा उसके पैरों के नीचे नर्म कालीन जैसा था। प्राचीन भयानक खोपड़ी उसके सामने एक पहाड़ी जैसी थी, और काली हड्डी में जड़ा हुआ सोने का मुकुट एक ऊंची पर्वत श्रृंखला जैसा था। जाहिर है केवल एक मूर्ख ही किसी दुष्ट देवता के शरीर पर चढ़ेगा। आर्कॉन के कंधे पर खड़े होकर सन्नी लगभग खुद को मौत के हवाले कर रहा था। उसे पल भर में खून के पोखर में कुचला जा सकता था, या लाखों अन्य तरीकों से मारा जा सकता था। काली खोपड़ी धीरे धीरे घूमी, सोने की दो विशाल डिस्कें आंखों की तरह उसे घूर रही थी। इतनी दूरी से सन्नी को उन पर उकेरी गई आकृतियां धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। लेकिन आर्कॉन की खोपड़ी के भीतर से निकल रही भयानक रोशनी के कारण वह ये स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा था कि उन आकृतियों में क्या दर्शाया गया है। उन्हें यकीन नहीं था कि उनसे मिलना बुद्धिमानी होगी या नहीं। आर्कॉन की भयावह दृष्टि हिमस्खलन की तरह उस पर गिरी, जिससे उसके शरीर के हर घाव में दर्द की चीख सुनाई दी और उसकी घायल आत्मा की हर दरार थोड़ी और चौड़ी हो गई। सनी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अरे कमीने, मेरे भेड़िए को धमकाने की हिम्मत तुम्हें कहां से मिली? आर्चोन चुपचाप उसे घूरता रहा, उसका उखड़ा हुआ जबड़ा एक विकृत मुस्कान में लटका हुआ था। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, मानो वह सन्नी को किसी परेशान करने वाली मक्खी की तरह कुचलना चाहता हो। सनी ने झपट्टा मारा और अमर आत्मा की रीढ़ की हड्डी की ओर दौड़ पड़ा। बहुत नीचे, भेड़िया गुर्राया और हवा में उछल पड़ा। बिना सावधानी बरते उसने गिरे हुए देवता की भुजा पर जोरदार प्रहार किया।
आर्कॉन के कंकालनुमा हाथ से प्रहार करने से पहले ही एक रहस्यमय प्रहार से उसकी भुजा जमीन पर जा गिरी और धीरे धीरे परछाइयों के सैलाब में तब्दील हो गई, लेकिन इससे सनी को समय मिल गया। जैसे ही उसकी 6 परछाइयां सफेद रेत पर प्रकट हुई, जो अब तक बढ़ाई जा रही छाया से वंचित हो चुकी थी, वह अमर आत्मा की रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा और आत्मा के टुकड़े को उसमें घुसा दिया, उसके आर पार। और फिर उसने वही किया जो वह आमतौर पर वस्तुओं को स्मृतियों में बदलने के लिए करता था। बुनकर की सुई का उपयोग करके उसने पैटर्न को आर्कॉन के अस्तित्व की अदृश्य परत से जोड़ दिया, इस प्रकार दोनों को आपस में जोड़ दिया, उनमें बंधन स्थापित करना। क्या क्या ये काम किया? कंकालनुमा हाथ आसमान को ढकते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसी क्षण सन्नी को एक आवाज सुनाई दी, उनकी अपनी आवाज। ये हैंडी ब्रेसलेट बोल रहा था, आपको एक स्मृति प्राप्त हुई है। सनी तबाही से बाल बाल बच गई। नकार देना। वह इतना घबरा गया था कि उसने मन ही मन दिए गए आदेश को जोर से चिल्लाकर कह दिया। अगले ही पल सनी सफेद चिंगारियों के बवंडर में घिर गया और सफेद रेत के टीलों की ओर तेजी से गिरने लगा। अमर आत्मा का वह कंधा, जो उसका भार संभाले हुए था, अब वहां नहीं था। इसके बजाय सार तत्वों की चिंगारियों का एक विशाल तूफान उसकी क्षत विक्षत आत्मा में समा रहा था। सन्नी अलौकिक चिंगारियों के बवंडर से गुजरते हुए रेत पर इतनी जोर से गिरा कि रेत का एक बादल हवा में उड़ गया। उसके गिरने की गड़गड़ाहट काफी तेज थी, लेकिन वह उस पर ध्यान देने की स्थिति में नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आउच। वह कराहते हुए पीठ के बल लेट गया। उसके ऊपर सार तत्व की चिंगारियों का चकाचौंध भरा तूफान दुनिया को धुंधला कर रहा था। चिंगारियां शक्तिशाली धाराओं में बह रही थीं, नीचे गिरते हुए मुड़ रही थीं उसकी ओर। उसके अंदर सार का वह विशाल बवंडर उसकी आत्मा में प्रवेश कर रहा था, और वह बस अचंभित होकर उसे देखता रह गया। वह वास्तव में सफल हो गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सचमुच काम कर गया। सनी ने कांपती हुई कर्कश सांस ली। फिर उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। लेकिन ऐसा हुआ, सचमुच ऐसा ही था। उस समय जोश में आकर सन्नी इतना बेताब और साहसी हो गया था कि उसे यकीन हो गया था कि ऐसा होगा, और क्योंकि उसे इसकी सख्त जरूरत थी, उसने अपनी इच्छाशक्ति का पूरा इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसका यह पागलपन भरा विचार अस्तित्व के नियमों के अनुरूप था, या कम से कम इतना करीब था कि उसकी सर्वोच्च इच्छाशक्ति ने इस अंतर को पाट दिया। और अब उसके पास एक अमर आत्मा की स्मृति थी, जो उसकी आत्मा के सागर में सुरक्षित रूप से संग्रहित थी। खैर, सुरक्षा वाला पहलू तो अभी देखना बाकी था। सनी उस स्मृति के साथ कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन ये तथ्य कि आर्कॉन को स्मृति में समाहित कर लिया गया था, इसका मतलब था कि वह अब यहाँ नहीं था, और यह पहले से ही एक जीवन रक्षक वरदान था। इसका मतलब यह था कि सन्नी को न केवल अपनी आत्मा के मूल को चकनाचूर होने से बचाना था, बल्कि अमर आत्मा की इच्छा अब एरियल के नरक के इस कोने को प्रभावित नहीं कर रही थी, जिसका अर्थ था कि नेफिस और शैडो लीजन के लिए मरे हुए लोगों की भीड़ से लड़ना आसान हो जाएगा। और मरे हुओं की सेना की बात करें तो ऊर्जा की चिंगारियों का विशाल तूफान आखिरकार छंटने लगा था, जिनमें से अधिकांश पहले ही सन्नी की छाती में समा चुकी थी। वह अंततः अपने आसपास हो रही घटनाओं को देख पा रहा था, और जो उसने देखा उससे उसके मुंह से दबी हुई गाली निकल पड़ी। आर्कॉन के गायब होने से लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह फिर से बेहद भयानक हो गई थी, पहले की तरह पूरी तरह से तरकीन नहीं। वुल्फ को उसकी आत्मा में वापस भेज दिया गया था, इसलिए सन्नी अकेला था, अनगिनत अमर प्राणियों से घिरा हुआ। आर्कॉन के खिलाफ उसकी लड़ाई के दौरान वे उससे दूर रहे थे, लेकिन अब एरियल के नरक के अमर योद्धा फिर से उस पर ध्यान देने लगे थे। उसके बाकी 6 अवतार बिखर गए थे। दर्द और अपने द्वारा किए जा रहे पागलपन के कारण सनी इतना विक्षिप्त हो गया था कि वह अपने अवतारों को बनाए रखने में विफल रहा, इसलिए वे एक बार फिर साधारण परछाइयों में बदल गए। अब ये परछाइयां उसके चारों ओर जमा हो गईं, उसकी घायल आकृति को चिंता से देख रही थी। उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। आखिरकार उनमें से प्रत्येक का जन्म उसके एक मूल तत्व से हुआ था, और वे उससे जन्मजात रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए वे बेघर होने के बहुत करीब आ गए थे, और संभवतः नष्ट होने की कगार पर थे। सनी ने जबरदस्ती एक कमजोर सी मुस्कान बिखेरी। क्या देख रहे हो बेवकूफों? परछाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। खुश परछाई बस जिंदा रहने से खुश थी। डरावनी परछाई दुष्ट आत्माओं को ट्रॉफी के रूप में इकट्ठा करने के विचार से मोहित लग रही थी। घमंडी परछाई को विश्वास नहीं हो रहा था कि सन्नी इतनी दयनीय थी कि उसने उन्हें उस हालत में पहुंचा दिया, जबकि शरारती परछाई को इसकी परवाह ही नहीं थी। वह उस दिशा में घूर रही थी जहां नेफिस और शैडो लीजन गए थे। वह पागल परछाई पागल थी। आलसी परछाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए, मानो ऊब गई हो।
जहां तक मूल अमूल्य सहायक उस अंधकार में छाया का सवाल है, उसे बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि सनी वर्तमान में उसका उपयोग स्वयं को प्रकट करने के लिए कर रहा था। हालांकि वह गुस्से में आंखें घुमाने की कल्पना कर सकता था। शायद धीमी, उपहास भरी तालियों की गड़गड़ाहट। उसने आह भरी और धीरे धीरे खड़ा हो गया। आओ, मुझे उठने में मदद करो। परछाइयों ने उसे घेर लिया और उसे तुरंत बेहतर, अधिक मजबूत महसूस हुआ। सनी के पास बहुत कम समय था इससे पहले कि अमर आत्माएं हिमस्खलन की तरह उस पर टूट पड़े, इसलिए उसने संक्षेप में अपनी स्थिति का आकलन किया। एक शब्द में कहें तो ये भयानक था। उसकी आत्मा को इतना गहरा आघात पहुंचा था कि अगर सोल वीव न होता तो वह बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी होती। उसके आंतरिक भाग दरारों से भर गए थे। उसका आत्मा सागर अशांत और अस्थिर था, और ऊपर आकाश में 7 क्षतिग्रस्त काले सूर्यों के चारों ओर प्रकाश का एक विशाल गोला परिक्रमा कर रहा था। वह आर्कॉन था, या कम से कम उसका एक विघटित रूप। जब सन्नी ने उस दीप्तिमान गोले को देखा, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे स्मृति में किसी प्रकार की चेतना या इच्छाशक्ति का आभास नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक उपस्थिति अवश्य थी। और वह उपस्थिति द्वेष से भरी हुई थी। जैसे ही उसने देखा, गोले से प्रकाश की एक छोटी सी चिंगारी अलग होकर ऊपर की ओर तैरने लगी और कुछ क्षणों बाद गायब हो गई। सन्नी सिहर उठा। ऐसा प्रतीत होता था कि आर्चोन की स्मृति को बुलाया जाना चाहता था। बेशक सनी का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। अगर उसके पास कोई विकल्प होता, तो वह उस चीज को फिर कभी दुनिया के सामने नहीं आने देता। लेकिन साथ ही, उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा में एक टाइम बम धधक रहा हो। किसे पता था कि वह बम कब फटेगा? शायद मुझे शैडो दायरे में जाना होगा, वहां उस कमीने को बुलाना होगा और जितनी जल्दी हो सके भाग जाना होगा। लेकिन फिलहाल उसे अन्य अमर प्राणियों से जितनी जल्दी हो सके भागने की जरूरत थी, न कि उस पवित्र भयावहता से जिसे उसने अपनी आत्मा में कैद कर रखा था। सन्नी अपने पूरे शरीर में व्याप्त भयानक दर्द से कराह उठा और उसने उन मरे हुए योद्धाओं की ओर देखा, जो पहले से ही ज्वार की तरह उसकी ओर दौड़ रहे थे। फिर वह एक कदम पीछे हटा और एक परछाई में बदल गया और अमर सैनिकों की भीड़ से बचने के लिए रेत के टीलों को पार करते हुए भाग गया। वह एक अच्छा योद्धा और कुशल जादूगर था, लेकिन अगर सनी किसी चीज में वाकई माहिर थी तो वह था भाग जाना। तारांकन तारांकन तारांकन। वह भोर होने से ठीक पहले नेफिस और अजारेक्स से मिला। जैसे ही एरियल के नरक पर सूरज उगा, अमर प्राणियों ने अपना निरंतर हमला रोक दिया और पीछे हटते हुए रेत में छिप गए। अजारेक्स का अनुसरण करने वाले मरे हुए लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। शैडो लीजन के घायल सैनिक सन्नाटे में रेत के टीलों के बीच स्थिर खड़े थे। सन्नी अंधेरे से बाहर निकला और भोर की हल्की रोशनी में बाकी का रास्ता तय किया। उसने अपने साये को खोजने के लिए चारों ओर देखा। संत का कवच क्षतिग्रस्त और टूटा हुआ था, दरारों से उसकी निर्मल त्वचा दिखाई दे रही थी। स्लेयर भी कुछ घावों से जूझ रही थी, हालांकि उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और भयावह था। सर्प कुंडली मारकर बैठा था और अपना सिर छिपाए हुए था, रेगिस्तान में काले शल्कों के पहाड़ की तरह खड़ा था। सन्नी ने अजारेक्स को भी देखा। वह प्राचीन अत्याचारी सिर झुकाए जमीन पर बैठा था। जैसे ही सूर्य की किरणें उसके विशाल शरीर पर पड़ी, वह थोड़ा सा हिला और अपना हाथ रेत में गाड़कर मौन भाव से उसे निहारने लगा। अंत में सन्नी की नजर नेफिस पर पड़ी। उसने अपना मानवीय रूप पुनः प्राप्त कर लिया था और अब वह रेत पर बैठी सूर्योदय देख रही थी। उसका चेहरा शांत और भावहीन था, क्योंकि भयंकर सफेद लपटों ने उसकी मानवता को जलाकर राख कर दिया था। लोगिंग डोमेन के अधिकांश हिस्से से संपर्क टूटने के बाद ये पहली बार था जब नेफिस ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था, इसलिए सन्नी को उसकी थोड़ी चिंता थी। दर्द से कराहते और मुंह बनाते हुए, वह लंगड़ाते हुए नेफिस की ओर बढ़ा और पास ही बैठ गया। क्या आप ठीक हो? उसने अपना सिर घुमाया और चुपचाप उसे निहारने लगी, फिर उदासीनता से सिर हिलाया। नेफिस ने अपने हाथ ऊपर उठाकर सन्नी को अपनी गोद में लिटाया और अपने सीने पर रख दिए। उसकी त्वचा एक कोमल चमक से दमक उठी, और उसने महसूस किया कि उसकी ज्वालाएं उसकी आत्मा में समा रही हैं, उसे ठीक कर रही हैं और दर्द को धो रही हैं। सनी ने राहत की सांस ली। आह, वह बुरी तरह थका हुआ था, और उस सुखदायक गर्माहट ने उसे नींद का एहसास दिलाया। जब वह नेफ की गोद में आराम से सिर रखकर लेटा हुआ था, तभी उस पर एक झुंझलाहट भरी छाया पड़ी। आंखें खोलकर सन्नी ने देखा कि अजारेक्स उसे घूर रहा है और मुस्कुरा रहा है। खैर, उसकी वह मुस्कान तो कभी मिटती ही नहीं थी, चाहे वह चाहे भी क्यों न चाहे। इसलिए सनी उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था। प्राचीन अत्याचारी ने उपहास किया। वाह वाह, शैडो, तुमने वाकई आर्कॉन के साथ लड़ाई में बचकर निकल गए। उसे विचलित करने में तुमने अच्छा काम किया, और उससे बच निकलने में भी कामयाब रहे।
सनी ने धीरे से पलकें झपकाईं। क्या? किसने कहा कि मैं आर्कोन से भाग निकला? अजारेक्स ने अपनी खोपड़ी झुकाई। अगर ऐसा न होता तो क्या तुम अब तक जीवित होते? थका हुआ और सुखद गर्माहट से घिरा हुआ, सनी ने आलस्य भरी मुस्कान बिखेरी। नहीं, मेरा मतलब है, मुझे भागने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने उस चीज को मिटा दिया था। इस रेगिस्तान में उसका कोई निशान नहीं बचा है, एक हड्डी भी नहीं। आर्कोन अब सिर्फ एक स्मृति बनकर रह गया है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप उसे भूल जाएं। अजारेक्स ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा। ये सच नहीं हो सकता। सनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्यों? मुझे उस आदमी से निपटने के लिए हथियार की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने उसे सुई से ही मार डाला। दरअसल मैंने उससे बस इतना कहा, तुम्हें छुट्टी दी जाती है, और बस। वो फट पड़ा। अजारेक्स ने उपहास किया, तुम झूठ बोल रही हो। सनी ने बस कंधे उचका दिए। इसी बीच नेफिस ने अपने चेहरे से बाल हटाए और हल्की सी मुस्कान दी। वह कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी आवाज शांत और एक समान थी। अजारेक्स ने कुछ देर तक उन्हें घूर कर देखा, फिर अपना सिर हिलाया और गुस्से भरे कदमों से वहां से चला गया। एरियल के नरक के ऊपर सूरज उग रहा था। एक नए दिन की शुरुआत हो रही थी। एरियल का मकबरा पहले से कहीं अधिक करीब लग रहा था, लेकिन ये बेहद दूर भी है। बारिश एबोनी द्वीप की राख से सनी मिट्टी पर बहती हुई आगे बढ़ी। यह अजीब था। यह द्वीप देखने में आइवरी द्वीप जैसा ही था, लेकिन साथ ही पूरी तरह से अलग भी था। वहां न तो पन्ना जैसी हरी घास थी, न ही कोई साफ झील, न ही प्राचीन वृक्षों का कोई झुरमुट, और न ही किसी मरे हुए अजगर की हड्डियां। इसके बजाय वहां राख में दबी रहस्यमयी संरचनाओं के खंडहर, काले पत्थर और ओब्सीडियन की चट्टानें थी जो उस खाई में फैली हुई थी जो इस द्वीप को बाकी द्वीपों से अलग करती थी। पैगोडा पूरी तरह से काला था, जबकि आइवरी टॉवर बिल्कुल सफेद था। वास्तव में यह इतना फीका और काला था कि इसकी दीवारें प्रकाश को सोखती हुई प्रतीत होती थी, मानो दुनिया के ताने बाने में एक ऊर्ध्वाधर दरार हो। आइवरी द्वीप की पथरीली ढलानों से लटकती 7 टूटी हुई दिव्य जंजीरें भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बजाय वहां दूसरी जंजीरें थीं, उतनी ही विशाल और शक्तिशाली, लेकिन प्राचीन और घिसी पिटी जंजीरों के विपरीत, नई और चमकदार। ये जंजीरें काफी साधारण थीं और इन्हें एनक्यूएससी के भूमिगत धातु गलाने वाले कारखानों में बनाया गया था। फिर इन्हें एक स्वप्न द्वार के माध्यम से जंजीरों वाले द्वीपों तक पहुंचाया गया और इनका उपयोग एबोनी टॉवर को बाकी उड़ने वाले द्वीपों से जोड़ने के लिए किया गया ताकि उन्हें धीरे धीरे नीचे आकाश में गिरने से रोका जा सके। अब जंजीरों से घिरे द्वीपों के मध्य में स्थित विशाल खाई के ऊपर मिश्र धातु की विशाल जंजीरें तनी हुई फैली हुई थी। आबनुस द्वीप पूरे क्षेत्र का केंद्र बिंदु था, जो इसे आकाश में थामे हुए था। काफी प्रभावशाली। रेन को बस धुंधली सी ही कल्पना थी कि आकाश की गहराइयों में दिव्य ज्वालाओं के सागर के नीचे से एबोनी द्वीप को खींचकर इस खंडित महाद्वीप का आधार बनाने में कितनी सूझबूझ, औद्योगिक शक्ति और जटिल गणनाएं लगी होंगी। ये कार्य निश्चित रूप से कई लोगों के प्रयासों से पूरा हुआ, जिनमें कुछ संत और एक सर्वोच्च शक्ति भी शामिल थे, और साथ ही भाग्य के दानव की दैवीय जादूगरी का भी कुछ अंश। मनुष्य शायद यह नहीं समझ पाए कि यह कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे अपनी रचना में सहजता से समाहित कर लिया। इसका परिणाम स्वप्नलोक में पाए जाने वाले अन्य सभी असंभव दृश्यों से कम भव्य और विस्मयकारी नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं अधिक, ये देखते हुए कि यह क्या दर्शाता था। प्राचीन जादूगरी और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक त्रुटिहीन संश्लेषण। साथ ही यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि जब सभी प्रकार के अलग अलग लोग, सामान्य और प्रबुद्ध, एक सौम्य और रचनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो क्या संभव हो सकता है। यह इस बात का उदाहरण था कि दुनिया को वास्तव में कैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता था। बारिश, ध्यान केंद्रित करो। रेन चौंक गई और उसने अपनी निगाहें वापस उस ओर घुमा ली जहां कैसी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और ब्रश से एबोनी द्वीप की पत्थर की सतह पर रनिक अक्षर बना रही थी। क्षमा मांगना। वह यहाँ कैसी की आंखों के रूप में मौजूद थी, इसलिए नजारों को निहारने का समय नहीं था। रेन का ध्यान प्रतीकों पर केंद्रित था, इसलिए कैसी अपना काम जारी रख सकी। जैसे ही उसका ब्रश काले पत्थर पर सहजता से चला, उसने संयमित स्वर में कहा, इस चिन्ह का कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन यह अस्वीकृति या निषेध को व्यक्त करता है। इसे किसी वाक्यांश में जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है, जबकि इसे किसी शब्द में जोड़ने से अक्सर विलोम शब्द बनता है, लेकिन हमेशा नहीं। समानार्थी और विलोम शब्द एक अलग विषय हैं, इसलिए हम अभी उन पर चर्चा नहीं करेंगे। जो शायद बुद्धिमानी भरा कदम था, क्योंकि यह विषय रेन के लिए पूरी तरह से अपरिचित था।
इस समय कैसी एबोनी द्वीप को उस घेराबंदी से बचाने के लिए एक रक्षात्मक ढांचा तैयार कर रही थी जिसे वह अपरिहार्य मानती थी। यह उन ढांचों के समान था जो उसने और सनी ने पहले कुछ अन्य गढ़ों को मजबूत करने के लिए बनाए थे, लेकिन यह अलग भी था क्योंकि अब वह उसकी विशेषज्ञता पर भरोसा नहीं कर सकती थी। रेन और कैसी कई दिनों से इस काम में लगी हुई थी और चूंकि रेन के पास सही दिशा में घूरने के अलावा और कुछ करने को नहीं था, इसलिए कैसी ने काम करते हुए उससे जादुई मंत्रों के बारे में सिखाने का फैसला किया। बारिश ज्ञान को स्पंज की तरह सोख रही थी। शेपिंग और रूनिक जादूगरी में काफी समानता थी। आखिरकार शेपिंग तो शेपिंग पर ही आधारित थी, हालांकि इनमें इतने अंतर भी थे कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। उदाहरण के लिए शेपिंग में कोई पर्यायवाची शब्द नहीं थे। हर चीज का केवल एक ही नाम होता था और वह नाम पूर्ण होता था, इसलिए एक ही अर्थ वाले कोई नाम हो ही नहीं सकते थे। बेशक इससे भी अधिक अंतर थे। शेपिंग में केवल नाम और उनका माध्यम शेपर ही मौजूद थे। दूसरी ओर रूनिक जादू टोने में इससे कहीं अधिक चीजें शामिल थीं। इसमें स्वयं रूनिक लिपि शामिल थी जो नामों को लिखती थी और वह जादूगर जो उन्हें बनाता था। इसमें वह कैनवास शामिल था जिस पर रूनिक लिपि बनाई जाती थी, उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण, और यहाँ तक कि वह माध्यम भी शामिल था जो ब्रश से रूनिक लिपि को कैनवास पर स्थानांतरित करता था। सिवाय उन मामलों के जहां उन्हें उकेरा जाता था, उस स्थिति में ऐसा कोई माध्यम नहीं होता था। नाम तो स्वयं रून अक्षरों से कहीं अधिक जटिल थे और नामों को व्यक्त करने की कला भी थी, चाहे वह एकल रून अक्षरों के माध्यम से हो या उनके संयोजन के माध्यम से। हर कोई नामों को समझ नहीं सकता था, लेकिन हर कोई रून अक्षरों को सीख सकता था और उस नाम का अनुमानित रूप लिख सकता था जिसे वह स्वयं नहीं जानता था। यह एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड जैसा था, लेकिन रेन एक प्रतिभाशाली शेपर होने के कारण उसने रनिक जादू को भी आसानी से सीख लिया। वास्तव में ये नामों को सीखने से कहीं अधिक मजेदार था। कैसी अभी भी बात कर रही थी। ये प्रतीक अंतरिक्ष का वर्णन करता है। हालांकि रूनिक भाषा में अंतरिक्ष का वर्णन करने वाले अनगिनत प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक का अर्थ थोड़ा भिन्न होता है। इसलिए यदि आप अंतरिक्ष के वास्तविक नाम को लिखना चाहते हैं, तो आपको उन सभी को क्रम से सूचीबद्ध करना होगा। यदि आप अच्छा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो रेन ने कुछ क्षणों के लिए उन अद्भुत प्रतीकों की बुनावट का अध्ययन किया, फिर अपना सिर झुकाया। लेकिन एरे का वह तत्व क्या करता है? कैसी ने हल्की सी मुस्कान दी। क्या आपके पास अभी भी वह स्कार्फ है? आपात स्थिति में काम आने वाला। वह रेन के खुद के प्रतीक चिन्ह देख सकती थी, इसलिए शायद उसे पता था। इसलिए वह केवल शिष्टाचारवश पूछ रही थी। कैसी के साथ समय बिताने के बाद रेन को एहसास हुआ कि नेत्रहीन भविष्यवक्ता लोगों को अपनी उपस्थिति में सहज महसूस कराने के लिए कई काम करती थी। यह एक मजबूरी से उपजी आदत थी, एक तो उसकी विकलांगता के कारण और दूसरा इसलिए कि अन्यथा लोग उसके जैसी शक्तिशाली भविष्यवक्ता के आसपास रहना अजीब और विचलित करने वाला पाते। रेन ने हाथ उठाया और अपने गले और कंधों पर लिपटे रेशमी दुपट्टे को छुआ। मैं जरूर करूंगा। कैसी ने सिर हिलाया। मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं। सन्नी ने इसे इस तरह डिजाइन किया था कि अगर गॉडग्रेव के ऊपर का क्लाउडवेल अप्रत्याशित रूप से टूट जाए तो यह आपको अंतरिक्ष में ही रोक दे। दरअसल उसने बाद में इसी तरह के जादू का इस्तेमाल करके एक शापित राक्षस अबंडेंस को हराया था। और अब मैं एक ऐसा ही जादुई मंत्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो यही काम करे। बारिश ने तेवर दिखाए। क्या आप एबोनी टॉवर को अंतरिक्ष में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रश में सार डालते हुए लगातार मंत्रों का चित्र बनाते हुए कैसी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं एबोनी टॉवर के आसपास के क्षेत्र को बंद करने की कोशिश कर रहा हूं। उसने आह भरी और थोड़ा मुड़कर विशाल खाई की ओर देखने लगी। मोड्रेट बहादुरी का दिखावा कर रहा है, लेकिन ड्रीमस्पॉन अंततः उसे हॉलो माउंटेन्स की ओर धकेल देंगे। मेरा डोमेन मानव डोमेन की संपूर्ण शक्ति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। शायद अगर उसे और समय मिलता तो वह शक्तिशाली हो सकता था, लेकिन मोड्रेट ने सर्वोच्चता 1 साल से भी कम समय पहले हासिल की है। उसका डोमेन अभी बहुत नया है। कैसी ने अपना सिर हिलाया। युद्ध अंततः यहां तक पहुंच ही जाएगा। यहीं पर मोड्रेट अपनी आखिरी लड़ाई लड़ेगा। और आपको याद है ना कि हमें आइवरी द्वीप से क्यों भागना पड़ा था? बारिश ने सिर हिलाया। नाइट गार्डन की वजह से। कैसी मुस्कुराई। नहीं, नाइट गार्डन की वजह से नहीं, बल्कि नाइट गार्डन के कमांडर की वजह से है। उसकी शक्ति उसे अंतरिक्ष में हेरफेर करने की क्षमता देती है, इसलिए रक्षात्मक लड़ाई लड़ने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वह एक चलता फिरता दुष्स्वप्न है। वह फिर से रून अक्षरों को चित्रित करने लगी। एबोनी द्वीप एक प्राकृतिक किला है क्योंकि यह एक विशाल खाई से घिरा हुआ है।
अगर नाइटवॉकर को इसके चारों ओर की जगह को अपनी इच्छानुसार मोड़ने की अनुमति दी गई तो ये लाभ खत्म हो जाएगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे द्वारा बनाए जा रहे रक्षात्मक ढांचे का एक कार्य यहाँ की जगह को मजबूत करना और इसे कम लचीला बनाना है। अब ध्यान केंद्रित करो। ये प्रतीक। रेन ने उस काले पत्थर के विशाल मैदान को देखा जहां कैसी मंत्रों को उकेर रही थी और ध्यानपूर्वक सुनने लगी। इस दौरान वह कैसी की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी छाती कस गई। कैसी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसका वजन काफी कम हो गया था और उसकी त्वचा अस्वस्थ रूप से पीली पड़ गई थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी आंखों पर बंदी पट्टी का बायां हिस्सा एक बार फिर खून से लथपथ था और खून की बूंदें समय समय पर उसके गालों पर लुढ़क रही थी। वह नाजुक लग रही थी। रेन ने अपने दांत पीस लिए। ये सब उस आदमी मॉडरेट की वजह से था। हर सुबह कैसी उसके कमरे में जाती जहां वह प्लेग से जुड़ी उसकी यादों को मिटाती थी, और हर सुबह वह अपने चेहरे पर खून के धब्बे लिए पिछले दिन की तुलना में और भी कमजोर होकर लौटती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक आंख न होने के बावजूद अपनी अलौकिक क्षमता का उपयोग करने का तनाव उन पर हावी था। लेकिन उससे भी बढ़कर यह एक संप्रभु की यादों का अनुभव करने के तनाव के कारण था। सुप्रीम सिर्फ इंसान ही नहीं थे बल्कि उनसे कहीं बढ़कर थे, और उनका दिमाग इतना विशाल था कि आम इंसान उसे समझ नहीं सकते थे। और रेन को जो जानकारी मिली उसके अनुसार मॉडरेट ऑफ नोवेया सुप्रीम्स में सबसे अमानवीय थी। नेफेस ने अनगिनत लोगों की इच्छा को महसूस किया। सन्नी ने अपनी इंद्रियों को अपनी परछाइयों के साथ साझा किया। ड्रीमस्पॉन भी किसी न किसी तरह अपने दासों से जुड़ा हुआ था, उनके विचारों और भावनाओं को साझा करता था। लेकिन शून्यता का राजा अलग था। वह लाखों शरीरों में बिखरा हुआ विद्यमान था, हर शरीर उसके अमानवीय मन के एक अंश का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए कैसी को हर बार उसकी यादों में झांकने पर यही अनुभव होता था, वह एक ही समय में लाखों प्राणियों के अस्तित्व का अनुभव करती थी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि दृष्टिकोणों का वह विक्षिप्त बहुरूपदर्शक उसके स्वयं के मन पर भारी बोझ डालता था, जो कि अलौकिक होते हुए भी मानवीय ही था। और अमानवीयता की बात करें तो बारिश ने चुपके से ऊपर की ओर देखा। कैसी अकेली ऐसी नहीं थी जो एबोनी द्वीप को घेराबंदी के लिए तैयार कर रही थी। शून्य का राजा भी तैयारी कर रहा था। लेकिन कैसी के विपरीत वह काले पत्थर पर कोई आकृति नहीं बना रहा था। इसके बजाय वह बस अपने कुछ पात्रों को आबनुस द्वीप पर ला रहा था। उन्हें देखकर रेन को पेट में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। डरावना, डरावना, डरावना। मॉडरेट ऑफ नोवेया कई कारणों से सभी शासकों में सबसे अमानवीय प्रतीत होता था। केवल यही नहीं कि उसकी आत्मा लाखों शरीरों में बटी हुई थी, बल्कि यह भी कि उनमें से अधिकांश शरीर मानव नहीं थे, बल्कि वे दुर्लभ प्राणी थे। जंजीरों से बंधा द्वीप उत्तर में खोखले पहाड़ों और पश्चिम में कांच के नरक से घिरा हुआ था, इसलिए ये शून्य के राजा के लिए एक महत्वपूर्ण मिलन बिंदु था। ये दक्षिण की ओर जाने वाला एक द्वार भी था, जो दशकों पहले तलवारों के राजा द्वारा जीते गए स्वप्न लोक के क्षेत्रों और काले पहाड़ों से होकर गुजरता था, जहां स्वप्न लोक का केंद्र स्थित था। इसलिए एबोनी द्वीप से लगातार भयानक राक्षसों का एक सिलसिला चलता रहता था। कुछ हॉलो माउंटेन्स से आते थे, जबकि कुछ गॉडग्रेव से आते थे। खासकर गॉडग्रेव से आने वाले राक्षस रेन को डरा देते थे, क्योंकि उसे आज भी साफ साफ याद था कि कैसे उसके कई साथियों को लाल जंगल के उन भयानक जीवों ने चीर फाड़ कर खा लिया था। शून्यता के राजा के भयानक जहाज दर्पण द्वारों में से एक से होकर जंजीर वाले द्वीप पर आए और दूसरे द्वार से निकलकर काले पहाड़ों की ओर चल पड़े, जहां अनगिनत चोटियों पर भयंकर युद्ध चल रहा था। वे पहले शायद ही कभी यहां रुके थे, लेकिन अब हालात अलग थे। रेन के देखते ही देखते एक विशालकाय, घिनौनी आकृति जो किसी भयानक कीड़े जैसी दिखती थी, अपने फूले हुए पेट को राख पर घसीटती हुई आगे बढ़ी। उसकी धूसर त्वचा के नीचे कई घिनौनी आकृतियां एक भयानक पैटर्न में हिल रही थीं। द्वीप के किनारे पहुंचकर वह एबोनी टावर की ओर मुड़ी और जमीन पर जोर से गिर पड़ी, जिससे उसके आठों खंडित पैर ओब्सिडियन चट्टान में गहरे धंस गए। भयानक पारदर्शी विकृतियों का एक झुंड। रेन ने उन्हें ग्लास हेल के क्रिस्टलीय कीड़ों के रूप में पहचाना, भारी धातु की प्लेटें लिए हुए पीछे पीछे आया। त्रुटिहीन सटीकता के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने विशालकाय टिक के चारों ओर एक लोहे का पालना बनाना शुरू कर दिया, मानो वे उसे पड़ोसी द्वीपों से आने वाले खतरों से बचाना चाहते हो। इसे देखकर रेन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह सेना के इंजीनियरों के एक दस्ते को एक निश्चित तोपखाने की स्थिति के चारों ओर किलेबंदी करते हुए देख रही हो। द्वीप के दूसरी ओर जमीन पर लंबे काले बालों के ढेर जैसी कोई चीज पड़ी थी। काले बालों के उस पहाड़ के नीचे एक भयानक जीव छिपा हुआ था, एक ऐसी चीज जो मकड़ी और बंदर के संकर रूप जैसी दिखती थी, जिसके लंबे अंग विशाल हाथों में समाप्त होते थे।
साधारण मनुष्यों की एक भीड़ उस विशालकाय संरचना के पास एक प्राचीन खंडहर को तोड़ रही थी। सभी के चेहरे पर एक ही भावहीनता छाई हुई थी। उनमें से दर्जनों लोग ऑब्सीडियन के प्रत्येक विशाल ब्लॉक को हटाने के लिए जोर लगा रहे थे और उन्हें उस भयावह संरचना के पास ढेर कर रहे थे। रेन को ऐसा लग रहा था मानो सैनिक एक विशाल ट्रेबुचेट के लिए प्रक्षेपास्त्र गोला बारूद तैयार कर रहे हो। कुछ दूरी पर क्रिस्टल ततैयों से मिलते जुलते भयानक जीवों का एक झुंड कांच की नदी की तरह द्वीप के किनारे से बह रहा था। वे इसकी उल्टी ढलानों से नीचे रेंगते हुए द्वीप के अंधेरे हिस्से में छिप गए, ऐसी जगह पर जहां से कोई उन्हें देख न सके। वे गुप्त विमान थे जिन्हें द्वीप को ऊपर से होने वाले हवाई हमलों से बचाने के लिए तैनात किया गया था। कहीं और सींगों वाले 12 जानवर काले कपड़े से ढकी एक विशाल आकृति को ऑब्सीडियन पत्थर पर खींच रहे थे। रेन को लगभग यकीन था कि यह हवाई रक्षा बैटरी के रूप में काम करने के लिए बनाई गई थी। इस तरह की घटनाएं पूरे एबोनी द्वीप में घट रही थी। कुछ इलाकों में छोटे छोटे विकृत जीवों के समूह राख में लाल रंग के बीज बो रहे थे। एबोनी टॉवर के आसपास के सभी द्वीपों पर भी यही हो रहा था। पागल कमीना, क्या वह लाल जंगल को बारूदी सुरंगों से भर रहा है? अचानक बारिश ठंडे पसीने से भीग गई। वह घिनौना जंगल गॉडग्रेव के ऊपर जलते हुए आसमान में ही सिमटा हुआ था। अगर कोई उसे उस सफेद खाई से बाहर निकाल लाए तो क्या होगा? क्या वह एक अनियंत्रित लहर की तरह पूरे स्वप्नलोक को निगल जाएगा? वह कांप उठी। खैर, शायद नहीं। आखिरकार वह लाल रंग का जंगल हजारों वर्षों से अस्तित्व में था, लेकिन मृत देवता की भुजाओं की हड्डियों से आगे कभी नहीं बढ़ा। तो शायद नथिंग के राजा को पता था कि वह आखिर क्या कर रहा था। बारिश हो रही है, उन चीजों को घूरना बंद करो। रेन एक बार फिर चौंक गई और जल्दी से उन प्रतीकों की ओर देखने लगी। वह कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाई और फिर आह भरी। तहखाने वाला तो अच्छा है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा डरावना है। कैसी मुस्कुराई। वह तुम्हारी बात सुन सकता है, तुम्हें पता है ना। रेन को खांसी आई, फिर उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। अच्छा, अगर उसमें शिष्टाचार है तो वह ऐसा दिखावा करेगा कि उसने कुछ किया ही नहीं। कैसी ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और मंत्रों को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, ये यहां से उत्तर की ओर कई साल पहले की बात है। जब मैं पहली बार मोड्रेट से मिला था। उसका हाथ स्थिर हो गया और उसने अपना सिर उत्तर दिशा की ओर घुमाया, मानो वह दूर कुछ देखने की कोशिश कर रही हो। अब वो तो एक भयानक मंजर था। उसका अंत 2 संतों के बीच युद्ध से हुआ। उनमें से एक की मृत्यु हो गई और उनके संघर्ष के परिणामस्वरूप एक पूरा द्वीप नष्ट हो गया। इसीलिए अब जंजीर वाले द्वीपों पर केवल एक ही गढ़ है, 2 नहीं। इतना कहकर कैसी ने रक्षात्मक रणनीति पर काम करना जारी रखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे आश्चर्य है कि जब 2 सुप्रीम जज यहां आपस में भिड़ेंगे तो क्या होगा। बारिश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसी समय एबोनी टॉवर के अंदर मोड्रेट आंखें बंद करके एक दीवार से टिका हुआ था। वह आंसुओं की नदी पर लगे अवरोध को तोड़ रहा था। उसी समय वह रेवेनहॉट को घेर रहा था। उसी समय वह गॉडग्रेव में खूंखार शिकारियों से लड़ रहा था। उसी समय वह ग्लास हिल के नीचे स्थित विशाल हाइव पर आक्रमण कर रहा था। उसी समय वह ब्लैक माउंटेन्स में मानवता के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा था। और भी बहुत कुछ। वह सॉन्ग ऑफ द फॉलन और प्रिंसेस ऑफ शैडोज भी देख रहा था। उद्धरण चिन्ह ... खैर, अगर उसमें शिष्टाचार है तो वह ऐसा दिखावा करेगा कि उसने कुछ किया ही नहीं। अपनी आंखें बंद रखते हुए मोड्रेट मुस्कुराया। शरारती लड़की। अंततः अपनी आंखें खोलकर उसने अंधेरे हॉल के केंद्र में स्थित विशाल अंगीठी में जलती हुई दिव्य ज्वालाओं को देखा। सफेद लपटें उसकी दर्पण जैसी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थीं, और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लग रहा था मानो उनमें सफेद चिंगारियां नाच रही हो। एक आह भरते हुए मोड्रेट ने लौ से नजरें हटाईं और एबोनी टॉवर के भूतल की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। फिर वह और नीचे जमीन के भीतर उतर गया। गोलाकार कक्ष में खड़े विशाल दर्पण के पास जाकर उसने फर्श पर बैठे हुए अपने प्रतिबिंब को देखा। मोड्रेट ने कुछ देर तक अपने दूसरे रूप का अध्ययन किया और फिर मुस्कुराया। क्या तुमने एक छोटा सा दोस्त बनाया? कुछ क्षण रुकने के बाद उसका वह हिस्सा जो दर्पण में कैद था मुस्कुरा उठा। मैंने किया। वैसे मुझे संदेह है कि अगर आपने अनुमति न दी होती तो मैं किसी से दोस्ती कर पाता। इसलिए धन्यवाद भाई। मोड्रेट ने उपहास उड़ाया। बात बस इतनी सी है कि मैं जानती हूं कि आईने में फंसे रहना कितना उबाऊ होता है। तुम्हें कम से कम आनंद लेने और घूमने के लिए एक पूरा छोटा सा संसार तो मिला है, जिसमें बाहरी दुनिया को देखने के लिए खिड़कियां भी हैं। मुझे तो बस एक पत्थर की कोठरी मिली है। देखो,
हमारे पिता की तुलना में क्या मैं उदार नहीं हूँ? क्या मैं दयालु नहीं हूँ? उसका दूसरा हिस्सा चुप रहा, फिर उसने हल्के से कंधे उचका दिए। मैं कुछ कह नहीं सकता। आखिरकार मुझे उन्हें ठीक से जानने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैंने जो सुना है, उसके हिसाब से तो हमारे पिता की तुलना में कोई भी उदार और दयालु प्रतीत होगा। मॉडरेट हंस पड़ी। ये भी सच है। सुप्रीम मॉडरेट ने सेंट मॉडरेट को घूर कर देखा, दोनों एक दूसरे की आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे थे। एक के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था, तो दूसरे के चेहरे पर उदास सहानुभूति का। एक अपहरणकर्ता था और दूसरा बंदी। अंततः अपहरणकर्ता ने कहा, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आप उसे इसके लिए दोषी मानते हैं, है ना? वह कुछ क्षणों तक वहीं रुका रहा और फिर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। पता है, ये तो अजीब बात है। उसने क्या कहा था? तहखाने वाली तो अच्छी है, लेकिन दूसरी तो डरावनी है। हम दोनों में से लोग तुम्हें बेहतर समझते हैं, लेकिन वे ये समझने में नाकाम रहते हैं कि भले ही मैं अच्छी न हूं, लेकिन हम दोनों में असली डरावनी तो तुम ही हो। मॉडरेट आगे की ओर झुका, लगभग अपना माथा दर्पण से सटा दिया। मैं शायद पूरी तरह से इंसान न हूं, लेकिन तुम तो बस नामात्र के इंसान हो, ज्यादा से ज्यादा। तुम में बहुत कुछ कमी है। तुम कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, न नाराजगी, न गुस्सा, न नफरत, न चोट लगने का एहसास, न धोखे का एहसास, यहां तक कि ठुकराए जाने की दर्द भरी शर्म भी नहीं। हम दोनों में से कौन सच में कुछ नहीं का राजा कहलाने का हकदार है? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। लोगों को ये समझ नहीं आता कि जो व्यक्ति सबका मित्र बनता है, वह किसी के प्रति वफादार नहीं होता। तुम्हारा अच्छा व्यवहार महज एक मुखौटा है जो तुम्हारी असलियत को छुपाता है। तुम कितने लंगड़े और अमानवीय हो। तुम उस लड़की, परछाइयों की राजकुमारी को देखकर मुस्कुरा रहे हो। लेकिन अगर ड्रीम स्पॉन यहाँ होता और उसे मार रहा होता, तो तुम उसे देखकर भी मुस्कुरा रहे होते। उसकी परछाई ने आह भरी। शायद आप सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कम से कम उससे रुकने के लिए तो कह ही दूंगी। मॉडरेट ने अपनी परछाई को डरावने ढंग से देखा। और फिर भी अगर उसने बात मानने से इनकार कर दिया और उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला, तो आप उसे दोषी नहीं ठहराएंगे। आप उसे दोषी ठहराने में सक्षम नहीं होंगे। तो फिर वे आपको देखकर कैसे एक अच्छे इंसान को देख सकते हैं? वह एक पल के लिए रुका और फिर मुस्कुराया। शायद इसलिए कि तुम इतने खोखले हो कि लोग तुम में सिर्फ अपनी ही छवि देखते हैं। कोई भी तुम्हारी खोखली सच्चाई को नहीं समझता, इसलिए वे बस अपने मन में बनी इंसानी छवि को तुम पर थोप देते हैं। और चूंकि लोग खुद से बढ़कर किसी से प्यार नहीं करते, इसलिए तुम्हें उनकी सहानुभूति मिलती है। कितना अच्छा लगता होगा। मॉडरेट एक कदम पीछे हटकर हंसने लगी। खैर, मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत तो नहीं है। और अगर उस लड़की को मेरे सामने तड़पाकर मार डाला जाता, तो भी मुझे कुछ करने का मन नहीं होता। तो शायद हम दोनों में से किसी का भी इंसान होने का दावा उतना अच्छा नहीं है। और यही अच्छा है। वैसे भी इंसान बनना कौन चाहेगा? वह मुस्कुराया। सच कहूं तो मैं उस लड़की को सिर्फ दो वजहों से जिंदा रख रहा हूं। एक तो उसे बंधक बनाकर रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं सॉन्ग ऑफ द फॉलन से कुछ ऐसा करवा सकूं जो वो नहीं करना चाहती। या उसे कुछ ऐसा करने से रोक सकूं जो मैं नहीं चाहता। वो चुड़ैल जानती है कि उसे अच्छा बर्ताव करना है, वरना वो अपनी छोटी दोस्त को तड़पते, टूटते और मरते हुए देखेगी। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। दूसरा कारण सुरक्षा है। अगर लॉर्ड ऑफ शेडोज वापस आ जाए तो। जब तक ड्रीम स्पॉन से निपटा नहीं जाता, तब तक उस आदमी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना सबसे अच्छा है, और मुझे नहीं लगता कि वह अपने प्रिय शिष्य की मृत्यु को आसानी से स्वीकार करेगा। ड्रीम स्पॉन के खिलाफ युद्ध के बीच में उसका आक्रोश दिखाना बेहद खतरनाक होगा। दूसरे मॉडरेट ने कुछ देर तक किंग ऑफ नथिंग को चुपचाप देखा। आखिरकार उसने पूछा, आमतौर पर आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप इतने बातूनी क्यों हैं, भाई? मॉडरेट बस उसे घूरता रहा, उसकी भौहों पर हल्की सी शिकन थी। जी हाँ, बिल्कुल, आज मैं इतनी बातूनी क्यों हो रही हूँ? उसकी परछाई ने आह भरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम घबराए हुए हो, है ना? तुम हो। मॉडरेट मुस्कुराई। मुझे घबराने की क्या जरूरत है? मैं तो अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहा हूँ। पूरी दुनिया के खिलाफ एक जबरदस्त जंग, जिसमें मुझे कोई रोक टोक नहीं कर सकता। आह, मैं कितना मजे कर रहा हूँ। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितना आजादी भरा एहसास है, आखिरकार उस दिखावे से मुक्त होना जो मैं नहीं हूँ। उन सभी लोगों को उन्हीं की तरह दिखाने की जरूरत से मुक्त होना, ताकि वे मुझे अपने जैसा समझ सके। वह मुस्कुराया। तुम्हें पता है, वो चीज जिसने हमें और हमारे पूरे घृणित कबीले को परिभाषित किया, युद्ध देवता का वंश।
मुझे लगता था कि इसे बुरी तरह गलत समझा गया था। वे हमें युद्ध का राजकुमार, युद्ध की राजकुमारी, युद्ध का सम्राट जैसे खिताब देते फिरते थे। लेकिन युद्ध देवता जीवन की देवी भी थी, प्रौद्योगिकी और प्रगति की देवी थी। वे मानवता की संरक्षक देवी भी थीं। मोड्रेट ने अपना सिर हिलाया। हमारे पिता और दादा को विजेता और कुशल योद्धा के रूप में सराहा और सम्मानित किया गया। लेकिन वे दोनों पहले शिल्पकार थे और फिर योद्धा। वे ऐसे कारीगर थे जो उपयोगितावादी तत्वों का उपयोग करते थे। उन्होंने चीजें बनाई। इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि युद्ध देवता के केवल युद्ध पहलू पर ध्यान केंद्रित करना भ्रामक था। उसने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। लेकिन अब जब मैं अस्तित्व के हर पहलू के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ रहा हूं, अब मुझे इसका आकर्षण समझ में आ रहा है। यह मुझे स्वाभाविक लगता है। मुझे ये पसंद है, मैं जितना सोचा था उससे कहीं अधिक आनंद ले रहा हूं। मुझे लगता है कि युद्ध सचमुच हमारे खून में है। मोड्रेट ने अपने समकक्ष की ओर देखा और मुंह बनाया। हालांकि तुम्हारे जैसे दयनीय व्यक्ति को ये कभी समझ में नहीं आएगा। दूसरे मोड्रेट ने काफी देर तक उसका अवलोकन किया और कुछ सोच विचार किया। अंततः उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जीत सकते हो, है ना? मोड्रेट कुछ क्षणों तक भावहीन होकर अपनी परछाई को देखता रहा। उसने उपहास उड़ाया, तुम क्या बात कर रहे हो? बेशक मैं जीत सकता हूं। मैं जीतूंगा। बस देखते रहो। अंत में मैं पहले से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली होऊंगा, जबकि ड्रीमस्पॉन चकनाचूर होकर पराजित हो जाएगा। उसे किसी ऐसी नरक जैसी जगह में कैद कर दिया जाएगा जहां से वह कभी नहीं निकल पाएगा। उसकी परछाई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम नहीं कर सकते। दूसरे मोड्रेट ने अपने सर्वोच्च स्वरूप की ओर देखा और उन दर्पण जैसी आंखों में अपना ही प्रतिबिंब देखा। भाई, तुम उस आदमी को हरा नहीं सकते। तुम जानते हो कि तुम नहीं हरा सकते। आखिरकार उसी ने हमें बनाया है। हम जो कुछ भी हैं उसी की छवि में ढले हैं। वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है, जबकि हम केवल वही जानते हैं जो उसने हमें दिखाने का फैसला किया है। वह उम्र में बड़ा है, ताकतवर है, ज्ञानी है। पूरी मानवता उसके साथ है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल हम खुद हैं। और यह सब कुछ हराने के लिए काफी नहीं है। मोड्रेट चुपचाप उसे देखती रही। कुछ देर बाद उनके मन में यह विचार आया, तो फिर तुम इस पागलपन में क्यों लगे हुए हो? भाई, यह तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। पूरी मानवता को नष्ट करने की कोशिश करना पहले से ही बहुत भयानक था। बहुत ही गलत था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तो बहुत देर हो चुकी है। उस आदमी ने उन सबको अपने राज्य का मोहरा बना लिया है, इसलिए अब उसे रोकना नामुमकिन है। उसके राज्य से लोगों को चुराने पर भी तुम खुद उस महामारी से संक्रमित हो जाओगे। क्या तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि जीतने का कोई रास्ता नहीं है? मोड्रेट कुछ क्षणों तक चुप रही, फिर टेढ़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। कौन कहता है कि हमारे पास सिर्फ हम ही हैं? उसने ऊपर की ओर देखा, मानो वह अपनी निगाहों से एबोनी टॉवर की ओब्सिडियन दीवारों को भेदने की कोशिश कर रहा हो। मेरे पास सॉन्ग ऑफ द फॉलन भी है। वह मेरे दिमाग से इस बीमारी को दूर कर सकती है, जिसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी मौका है। बेशक जब तक लोग उसे याद रखेंगे, ड्रीमस्पॉन को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब कोई इंसान नहीं बचेगा और मैं अकेला रह जाऊंगा, तो किसकी शक्ति अधिक होगी? किसकी इच्छा शक्ति अधिक शक्तिशाली होगी? ये युद्ध अभी हारा नहीं है, भाई। मैं इसे जीतने का रास्ता ढूंढ लूंगा। बस देखते रहो। उसके दूसरे स्वरूप ने धीरे से अपना सिर हिलाया। लेडी कैसिया शक्तिशाली और प्रतिभाशाली हो सकती हैं, और उनका रूप इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए बिल्कुल वही हो सकता है जिसकी आपको जरूरत है, लेकिन वह महज एक संत है। वह एक सर्वोच्च शक्ति के दिमाग से कितनी विपत्ति मिटा सकती है? क्या इतना कि हर दिन आपके क्षेत्र में कुछ और शक्तियां जुड़ जाएं? कुछ 100 ड्रीमस्पॉन के आने और आपका सिर काटने से पहले आप लाखों जागृत और अरबों आम लोगों को कैसे वश में करेंगे? उसने आह भरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ जंजीरों वाले द्वीपों पर निर्णायक युद्ध की तैयारी क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हारी योजना खोखले पहाड़ों में भागकर, कोहरे की आड़ में रहकर भूख के साम्राज्य के खिलाफ एक लंबा गुरिल्ला अभियान चलाने की नहीं थी? आखिर क्या बदल गया? दूसरे मोड्रेट ने एक पल के लिए रुककर अपनी आवाज में थोड़ी चिंता के साथ पूछा। क्या आपको यकीन है कि लेडी कैसिया ने आपकी केवल उन्हीं यादों को मिटाया है जो प्लेग का स्रोत थी? मोड्रेट ने कुछ देर तक चुपचाप उसे देखा, फिर मुस्कुराया। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे ज्यादा भरोसेमंद हूँ? बिल्कुल, मैंने उसे अपने दिमाग के पास आने देने से पहले ही बचाव के उपाय कर रखे हैं। उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी परछाई की आंखों में देखा। हाँ, यही योजना थी।
लेकिन यह योजना उस क्षण निरर्थक हो गई जब चेंजिंग स्टार और लॉर्ड ऑफ शैडोज ने ड्रीम स्पॉन के लिए एक बाधा बनने के बजाय कम से कम कुछ समय के लिए गायब होने का फैसला किया। उनके बिना सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इसके अलावा वह एक पल के लिए रुका, फिर दूसरी तरफ देखने लगा। शायद आपको समझ न आए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब एक आदमी को स्टैंड लेना ही पड़ता है। मेरे लिए वो पल अब है। मोड्रेट ने गोलाकार कक्ष के चारों ओर देखा, फिर एक बार फिर दर्पण की ओर मुंह किया। जानते हो, जब मैंने पहली बार मॉर्गन से लड़ाई की तो मैं काफी डरी हुई थी। आखिरकार वह हमेशा से मेरे मन में एक डरावनी छवि लिए बैठी थी, मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली, मुझसे ज्यादा पसंदीदा, मुझसे ज्यादा आकर्षक, और इसका एक अच्छा कारण भी था। युद्ध की सच्ची उत्तराधिकारी, जिसे हमारे पिता ने एक परिपूर्ण हथियार में ढाला था। उसने कड़वी मुस्कान दी, और सच में, जब आखिरकार हमारी लड़ाई हुई तो मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठा। मैंने सचमुच एक हाथ और एक आंख खो दी, लेकिन अंत में मैं ही जीता। मैं इसलिए जीत पाया क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं छिपाया, क्योंकि उसके विपरीत मुझे हाथ और आंख खोने की परवाह नहीं थी, और उससे भी बढ़कर मुझे जिंदा रहने की परवाह नहीं थी। अनगिनत वर्षों तक किसी और पिंजरे में कैद होने के बजाय आजाद रहने की परवाह नहीं थी। मुझे बस उस लड़ाई को जीतने की परवाह थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई, और उसकी जगह एक ठंडा, गंभीर भाव आ गया। तो अब जब मैं ड्रीम स्पॉन से युद्ध करने के लिए तैयार हूं, अपने निर्माता का सामना करने के लिए, अगर मैं कुछ छुपा कर रखूं तो मैं जीतने की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? अगर मैं अपने लिए पीछे हटने का रास्ता छोड़ दूं और हारने की स्थिति में क्या होगा, इसकी योजना बना लूं। अगर मैं हारने पर भी बचने की साजिश रचूं, तो मैं पहले ही हार चुका हूं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मोड्रेट ने आह भरी और चारों ओर देखा, उसके होठों पर एक सुखद मुस्कान लौट आए। नहीं, जो भी होगा, यहीं एबोनी द्वीप पर होगा। मैं इस लड़ाई से भाग नहीं रहा हूं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है कि सब कुछ चेंड आइल्स पर तय होगा। आपको शायद पता न हो, लेकिन मैंने बहुत समय पहले यहाँ ढेर सारी यादें बनाई थी। आईने की ओर मुड़कर वह हंस पड़ा। इसलिए मैं और भी बनाने के लिए बेताब हूँ। इस बार ये युद्ध की यादें होंगी।